हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज़ हम चालू करेंगे। पॉलिटिकल थिंकर को समझने से पहले कुछ चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ क्यों रहे हैं हम। पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ने के पीछे का कारण है कि इनके थॉट। अब कोई भी थॉट जो होता है, एक एथिकल थॉट हम जो एथिक्स में पढ़ते हैं, एक हो गया पॉलिटिकल थॉट। अब पॉलिटिकल थॉट में भी इनके थॉट की ऐसी इम्पोर्टेंस है कि आज की जो राजनीति है, सक्रिय राजनीति में उसकी इम्पोर्टेंस है किसी प्रकार से, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, वेलफेयर करने के लिए, है ना, डेमोक्रेसी को ज़िंदा करने के लिए, पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, गवर्नेंस को स्मूथ करने के लिए। इसलिए ये कुछ लोग आए, कुछ लोगों को उस लेवल में इनकलकुलेट करा क्योंकि इनकी फिलोसफीज हमको अच्छी लगती थी। अब चाणक्य की बात करें तो ये मौर्यकालीन चीफ मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट अपन को पता है। तो चाणक्य को इंडियन मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके थॉट इतने रेडिकलाइज थे। इनकी जैसे किताब थी जो चाणक्य नीति अर्थशास्त्र जो इनने लिखे थे, पॉलिटिक्स में बहुत रिलेवेंस रखती। तो किस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ पर्टिकुलर थेरीज हैं इनकी, थेरी के ऊपर, जैसे सद्गुण नीति क्या होती है, सप्तांग, मंडल थ्योरी, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ चाणक्य रिगार्डिंग करप्शन, करप्शन के बारे में इन्होंने क्या बोला, इनकी कोर फिलॉसफी क्या है। ये मान के चलिए चाणक्य है और इनके ब्रेन में क्या क्या थॉट थे जो आज के कॉन्टेम्प्रेरी समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ को देखते हुए अपन देखते हैं कि इन्होंने क्या बात कही। तो इनके पॉलिटिकल थॉट थे, उनमें इन्होंने क्या था, ही गेव द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन एज वेल एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा था, जिसमें कैसे राजा और प्रजा को मिलकर काम करने की बात कही गई थी। तो इस तरीके से इनके पॉलिटिकल थॉट थे। तो इसमें फिलॉसफी ऑफ चाणक्य क्या थी, ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर पीपल आर नॉट टू मच इनग्रोस्ड इन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे कीवर्ड है मटेरियल एस्पेक्ट। वो चाहते थे कि जो भी इंसान है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ना जीवन व्यतीत करे, उसके ऊपर भी कोई ज़िंदगी है उस चीज़ पे फोकस करे। लेट डाउट द इक्वल एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअलिटी टू, मतलब आध्यात्म की ओर। आदमी जानवर के रूप में पैदा हुआ है, लेकिन एक एनिमल यानी ह्यूमन एज एन एनिमल ही कि उसके पास पावर है कि वो क्वेश्चन कर सकता है कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरी लाइफ क्या है, मेरे को क्या सही है क्या गलत है। जानवर के पास ये कैलिबर नहीं होता, इसलिए ह्यूमन को सुप्रीम माना गया और उसका मोटो स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने कहा इक्वलिटी फॉर ऑल वाज हिज मोटो, मतलब हर किसी के लिए समानता की बात करें, क्योंकि हैप्पी स्टेज में हम तभी आ सकते हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पीपल की ओर हो। सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन वाज प्रायर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सीधी बात है, एक किंग है, किंग की क्या होगी, एक टेरिटरी। अब जैसे ये इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन, अब हमको ही डर रहेगा कि फॉरेन कोई भी इन्वेट कर सकता है, कोई भी हमको कभी भी डेथ दे सकता है। तो सिक्योरिटी उनका प्राइम फोकस था, तो फेल हो जाएगा वो नेशन, इसलिए सिक्योरिटी प्राइम फोकस था उनका। बिलीव्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन एंड एंडेड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लाइटेशन अगेंस्ट देम। सीधी बात है, इक्वलिटी की बात होगी तो औरतों की भी तो बात होगी, वुमन भी तो ह्यूमन का ही एक हिस्सा है, इसलिए उनको भी इक्वलिटी की बात कहा था इन्होंने। ही वॉज द स्ट्रेटजिस्ट एंड फ्लेयर द बैलेंस बिटवीन बोथ स्टेट एंड सिटीजन। सीधी बात है, उनके लिए भी स्टेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और सिटीजन भी। तो सीधी बात है, अगर स्टेट सही रहेगा तो सिटीजन, और सिटीजन सही रहेंगे तो स्टेट, यानी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी इन्हें बात कही थी। ही वॉन्टेड टू बिल्ड सिटीज़ फॉर ट्रेड बोथ विद इन एंड आउटसाइड स्टेट। ऑब्वियसली बात है, इन द एंड इकॉनमी ही बताती है कि कैसे हमारा राष्ट्र चलेगा, पैसा आएगा, पैसा फ्लो होगा, तभी लोगों तक हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे सही तरीके से। फिर इथिकल क्वालिटीज़ इन अ लीडर, उनके हिसाब से क्या लीडर के अंदर कौन सी इथिकल क्वालिटीज़ होती। वैसे कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एथिक्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, पूछना होगा तो, लेकिन फिर भी एक इथिकल किस तरीके का लीडर होना चाहिए, उनका जो फोकस था उस चीज़ को हम देख लेते हैं। लीडर इज़ अ फेस ऑफ द नेशन। सीधी बात है, आज हमारे देश का फेस नरेंद्र मोदी जी हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि एक लीडर जो होता है वो फेस होता है नेशन का। लीडर गोल मस्ट बी वेलफेयर ऑफ द पीपल। सीधी बात है, एक राजा का अल्टीमेट मोटो क्या होगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अ लीडर शुडंट प्रोपोगेट अधर्म। अधर्म का मतलब सीधी बात है, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, लोगों को फूड बेसिक नेसेसिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये उस तरीके का अधर्म कहा गया था। एंड इथिकल लीडर शुड नॉट एंटोगनाइज द वाइस एंड एल्डर, मतलब सीधी बात है, नोबल लोगों को और बूढ़े लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और जितने भी अर्जेंट मैटर के सब्जेक्ट हैं उनको ये सुनना चाहिए, उनका ये बहुत था। अब देखते हैं कि इनके पॉलिटिकल थॉट क्या थे। सीधी बात है, कंसेंसस ओरिएंटेड, जो भी इशू है उस चीज़ को रिजॉल्व करना, अकाउंटेबल होना, ट्रांसपेरेंट होना, रिस्पॉन्सिव होना, इफेक्टिव, इफिशिएंट, और फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेटरी। इस तरीके की बात इन्होंने कही।
अब चाणक्य का एक और पॉइंट बनता है यहाँ करप्शन के ऊपर। ही वॉज फर्मली अगेंस्ट नेपोटिज्म, सीधी बात है नेपोटिज्म वाली चीज़ नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट था, क्योंकि सीधी बात है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन आदमी को लस्टी और ग्रीडी बनाता है, ये एक इनका पॉइंट था। कि सीधी बात है, अगर एक आदमी उसका बेटा पैदा हुआ तो ये उसी के बारे में सोचेगा, तो उससे क्या होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं बना पाएगा। एम्पेसाइज्ड ऑन द टीम वर्क एंड चेक एंड बैलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब टीम वर्क के ऊपर मेन फोकस था। जैसे उन्होंने हायरार्की रखी थी ना, किंग को असिस्ट करेगा कौन, है ना, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट के हेड बना दिए, और फिर हेड को चेक करने के लिए जो अपन ने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़े थे ना, उस टाइप की चीज़ों को इन्होंने पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश कर दिया। मेंशनड अबाउट द करप्शन इन जुडिशरी, सीधी बात है, न्यायिक अधिकारी होगा जुडिशरी के ऊपर भी उन्होंने बोला था कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे जस्टिस के ऊपर डिलीवरी होगी। स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑन ऑल ऑफिशियल्स वर कॉल्ड ऑफ चाणक्य ने बोला जितने भी डिपार्टमेंट बनी है भाई उनको देखो तो सही, कहीं वो करप्शन पे तो लिप्त नहीं है, उनको भी चेक करने की एक पर्टिकुलर बॉडी होना चाहिए। स्पाई सिस्टम पे बात करी, विसिल ब्लोअर के ऊपर उन्होंने बात करा, और गवर्नमेंट शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, नहीं तो एक जगह होगा तो वो भैया अपनी धाक जमा लेगा और करप्शन के ऊपर उसके डिमंस उसके अंदर जाग जाएंगे। अब यहाँ तक ये जो 3 स्लाइड्स अपन ने देखे, इसमें हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ चाणक्य का जो ब्रेन है उसमें क्या क्या थॉट है एक जनरल ओवरव्यू प्रोस्पेक्ट में देखा कि एक चाणक्य एक बंदा है, ये बात तो हर कोई कर रहा था, बड़ा आदमी, लेकिन अपने डिस्टिंग्विश कर दी कि किस किस चीज़ों पे उनका दिमाग था, यानी कि वुमन पे भी था, मेल पे भी था, सिटीजन पे भी था, पुअर पे भी था, करप्शन के ऊपर भी बात करें, जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी बात करें, तो ये ग्रेवी बन गई आपको चाणक्य की थॉट के ऊपर कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास आदमी सिर्फ और सिर्फ सोर्स के पीछे भागने लगता है कि कहाँ रहेगा और कैसे क्रैमिंग करेगा, लेकिन ये जो पॉइंट मिलने से आपकी थॉट खुलेंगे और बिल्कुल फ्रीली आप सोच पाओगे। अब आती है पर्टिकुलर थ्योरी उनकी, उन्होंने अब जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कमेंट ऑन द चाणक्य और द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी, 11 मार्कर बन सकता है, प्रोबेबिलिटी 11 मार्कर की ही है इसकी बनने की। तो उन्होंने बताया स्टेट के 7 लिम्स होते हैं, है ना, एक प्रकार से 7 एलिमेंट्स ऑफ सोवर्जिनिटी, राज्य के काम करने के 7 स्तंभ होते हैं। तो वो क्या स्तंभ है उनको देखते हैं सिस्टमेटिक व्यू में, है ना। सबसे पहले उन्होंने बोला ही गिव द सिस्टमेटिक व्यू ऑफ स्टेट एंड 7 एलिमेंट कौन कौन से थे, पहले किंग को बता दिया, दूसरा अमात्य, तीसरा दुर्ग, चौथा जनपद, 5वां कोष, 6वां बल और 7वां मित्र। अब इसने क्या कहा, जो किंग है, किंग सेंटर ऑफ स्टेट, किंग जो होगा वो सेंटर ऑफ स्टेट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिप्लेस अ पर्सनैलिटी। मैंने बोला कि आज इंडिया का फेस कौन है, नरेंद्र मोदी, तो हमारा एक लीडर पर्टिकुलर फेस होगा तो उसकी पर्सनैलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिस तरीके के हमारे लीडर की पर्सनैलिटी होगी वैसा ही इंटरनेशनल फॉर्म और नेशनल लेवल में इंटीग्रेशन के लिए एक अपीलिंग होता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अभी जैसे आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे, तो अब डीपी जो चेंज करने की बात हुई है अभी कि हर कोई जितने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स है सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें तिरंगा लगाने की बात हुई है, हर घर तिरंगा कैंपेन चालू हो रहा है। तो एक लीडर के खुद के जब 81 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं तो एक मास अपीलिंग लीडर है। अब लीडर ने ये बात बोला तो हम जितने भी उनकी बात को अपील करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और अपनी डीपी चेंज करेंगे, इससे क्या नेशनल इंटीग्रेशन बनेगा, एक देश के लिए एक पैट्रियटिज्म का एक भाव होगा, राष्ट्र प्रेम जगेगा, हम देश की सेवा के लिए और तत्पर होंगे और एक कंपैशन पैदा होगा हमारे देश के लिए और प्रेम जगेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है कि देश को इंटीग्रेट करने के लिए किंग की पर्सनैलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ किंग इज स्ट्रॉन्ग एंड अदर एलिमेंट्स आर वीक देन ऑल्सो किंग कन्वर्ट दीज वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ बट नॉट वाइस वर्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा किंग कमज़ोर है तो सब चीज़ कमज़ोर है, अगर किंग स्ट्रॉन्ग है और बाकी के जो हमारे 7 लिम्स में से 6 लिम्स खराब है तो हम उनको स्ट्रॉन्ग ठीक कर सकते, लेकिन किंग एक बार बेकार हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, देश बर्बाद हो जाएगा। उसका जीता जाता उदाहरण है श्रीलंका का जो अभी क्राइसिस आया है, जो राजपक्षास फैमिलीज थी, किस तरीके का नेपोटिज्म था वहाँ पे, फैमिली दर फैमिली लोग बन रहे थे, एक वीक वहाँ पे लीडर आया, पूरा देश कोलैप्स हो गया। किस तरीके से उनके डिसीजंस, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना था, इतना ज़्यादा लोन ले लिए चाइना से, तो देश कोलैप्स हो जाता है। इस तरीके से यही तो आइडियोलॉजीज़ हैं भारत की, जैसे कौटिल्य के सिद्धांत, हमारे वेदों के ज्ञान, हमारे महाभारत, भगवत गीता, ये
कोर फिलॉसफी है इंडिया को एक नेशन बनाने के पीछे। इसलिए भारत का जो इंटरनेशनल फ्रंट है वो कौटिल्य की आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। हम देखेंगे किस तरीके से इंडिया कौटिल्य के थॉट के साथ चलता है, क्यों हम पॉलिटिक्स में कौटिल्य को पढ़ रहे हैं। उसके बाद किंग शुड नॉट बी एरोगेंट एंड शुड गिव रिकग्निशंस टू द अदर एलिमेंट। सीधी बात है, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। एक देश चलता है हर इंस्टीट्यूशन के सही फंक्शनिंग पे। आज ईडी के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, कैसे ईडी क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना था लेकिन नेताओं को खींच रहा है। तो इसलिए एक किंग को एरोगेंट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों को, सारे आयामों को देखते हुए उसको चलना चाहिए। स्टेट इज़ द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हुम इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग। सीधी बात है, जितने भी अदर सब्जेक्ट सही फंक्शनिंग करेंगे तो उनकी खुशियों में ही राजा की खुशियाँ होना चाहिए। मतलब कुल मिला के राजा शारीरिक रूप से तो एज एन इंडिविजुअल है, लेकिन मानसिक और उसकी आत्मा, बाकी एलिमेंट मतलब पूर्ण तरीके से राष्ट्र के लिए न्यौछावर होनी चाहिए। ये बात कौटिल्य जी कह रहे हैं। ये हो गए किंग के ऊपर। जो भी पॉइंट लिखना चाहिए था लिख सकते थे, हम वही चीज़ लिख देंगे। उसके बाद अमात्य। अमात्य कुल मिला के कुछ नहीं है, सीनियर मिनिस्टर है और ये मोस्टली ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको नॉलेज होता था पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों का। और हमने देखा ही था कैसे कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड के बाद। तो ऑब्वियसली बात है कि सीनियर पोस्ट में अमात्य मतलब ब्राह्मण होना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम द एम्बेसडर हु इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और द स्टेट। सीधी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट और किंग का। ही शुड बी ट्रस्टेड पर्सन एंड वेल वेस्टेड कमांड इन शास्त्र। शास्त्रों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र का मतलब यहाँ पे होना चाहिए, शास्त्र का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में है जितने भी डॉक्यूमेंटिंग वर्क हैं, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, मतलब धर्म का ज्ञान इसको पूर्ण रूप से होना चाहिए। अमात्य कैन चैलेंज द पावर ऑफ किंग। मतलब इतना पावरफुल है कि ये किंग की भी पावर को चैलेंज कर देता है। क्यों चैलेंज कर देता है? क्योंकि इसके पास शास्त्रों का ज्ञान है और किंग छयों लिम्स को सही तरीके से नहीं संभाल सकता। तो इसी के पास, क्योंकि पूरा 360 डिग्री का नॉलेज किसके पास है? अमात्य को। तो इसलिए इसके पास पावर है कि ये चैलेंज कर सकता है। ही विल सजेस्ट किंग शुड कीप टेस्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये सजेस्ट करता है कि भैया राजा जी आप ऐसा ऐसे कर लो, ये लोग काम नहीं कर रहे, आपको देखना होगा। ही सजेस्टेड किंग शुड हैव एटलीस्ट 3 अमात्य, और कम से कम 3 अमात्य होने चाहिए। ये बात भी सजेस्ट की गई थी इस सप्तांग थ्योरी में। अब दुर्ग का मतलब है कुल मिला के फोर्ट। अब किस तरीके के फोर्ट होंगे, ये वाली बात हो गया। इट इज़ द सिंबल ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। सीधी बात है, आज उस समय पे ऊंचे ऊंचे जो फोर्ट बने जाते थे, एक प्रकार से राज्य को बचाने के लिए भी, अटैक हो रहा है तो सामने से कोई आ रहा है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, और सीधी बात अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि हम ऊपर से ही उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ इसमें थी। उसके बाद कितने प्रकार के फोर्ट की बात कही थी? 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। कौटिल्य के हिसाब से कितने प्रकार के किले थे या फिर दुर्ग थे? तो एक हो जाएगा वाटर, एक हो जाएगा जंगल वाले फॉरेस्ट, एक हो जाएगा माउंटेन, एक हो जाएगा डेजर्ट। तो इस तरीके के इन्होंने फोर्ट्स बनाने को बोले थे। पानी वाले एरिया में बना दो किला, है ना, जंगलों में बना दो, पर्वतों में बना दो, रेतीले मैदानों में बना दो, ताकि हमको दूर से भी कहीं से भी चुपके से अटैक हो तो हमको समझ में आ जाए। कुल मिला के ये फंक्शनिंग बताई गई थी। तो हमने कुल मिला के कुछ नहीं है इस थ्योरी में, हमने स्टेट को डिवाइड कर दिया डिफरेंट फॉर्म, डिवाइड कर दिए डिफरेंट एलिमेंट्स में। पर्टिकुलर एलिमेंट की फंक्शनिंग है और एक कलेक्टिव वे में एक हारमोनियस, वेलफेयर, स्ट्रॉन्ग और एक्सपांसिव स्टेट बनाते हैं। अब जनपद का मतलब ही है टेरिटरी, अ प्लेस वेयर पीपल लिव, कंडक्ट बिजनेस एंड वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब कुल मिला के अपना देश है भारत स्टेट, और उसके डिवाइडेड कितने स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। उस 28 राज्यों के अंदर अपन रहते हैं और हमारे जो रहने वाली जगह है उसको जनपद कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सीधी बात है, हम जिस एरिया में रहते हैं प्लेन है, प्लेन एरिया, वहाँ पे हम खेती वेती करते हैं, उसी से हमारे पास पैसा आता है, उसी से हमारी लाइवलीहुड चलती है, उसी से हम जीवन जीते हैं। किंग हैज़ टू इंश्योर पीपल आर हैप्पी। लोग खुश हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसका काम होना चाहिए देखने के हिसाब से। किंग शुड यूज स्पाई सिस्टम टू नो द मूड ऑफ पब्लिक। मतलब जासूस के रूप से देखना चाहिए कि भैया लोग दुखी तो नहीं है, नहीं तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। इट टॉक्ड अबाउट 10 टाइप्स ऑफ स्पाइस फॉर द एक्सटर्नल और इंटरनल पर्पस। और वो कौन कौन 10 प्रकार के लोग हैं, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउस होल्ड, वुमन, मर्चेंट, है ना, फायर बैंड वाले,
प्रिजनर्स और रेस्क्यूअर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किस प्रकार के हैं, एक दो एग्जांपल जैसे डाल देना, लेकिन स्पाइस की बात करा था, इंटरनल हैप्पीनेस की बात कही थी, ये चीज़ मेन फोकस है। अब बल मतलब हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये क्षत्रिय क्लास इसमें काम करती है और ये हेरिडिटरी बेस था। और मान के चलो कभी वार बड़ा हो गया, दूसरे लोग की भी ज़रूरत है, तो हम दूसरे वर्ण के लोग को भी ला सकते थे। किंग कैन बी एनी वर्ण बट प्रेफरेबली क्षत्रिय होना चाहिए, है ना। कोई वर्ण के भाई किंग बन सकता है, लेकिन प्रेफर क्षत्रियों को करा था, क्योंकि इनको क्या कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अस्त्र शस्त्र के बारे में ज्ञान अच्छा रहता था। अब कोष मतलब ट्रेजरी, सीधी बात है, श्रीलंका बर्बाद क्यों हुआ, क्योंकि उनका कोष ही खराब हो गया, मतलब उनकी ट्रेजरी खत्म हो गई, है ना। शुड भी सफिशिएंट होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। ये बात कुल मिला के इसने कही थी। मित्र मतलब अलाय, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसने इसकी है ना। जनपद, अब इसमें मित्र के बारे में उन्होंने बोला अलाय। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बिकॉज देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, और कोई एनिमी नहीं होता। जैसे कि आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, हम न्यूट्रल फॉर NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत काम करते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जिया था, कि हम किसी के ना को काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बेर, कबीर की भी ये फिलॉसफी है, इसी पे हम लोग काम करते हैं। ये एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ है। एवरीवन वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो आदमी स्ट्रॉन्ग है उसका ही हम दोस्त बनना चाहते हैं, हम किसी का और का बनेंगे नहीं। एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, हैंस इफ द कंट्री लूजिंग फ्रेंड टू इट्स एनिमी इट्स अ सीरियस कंसर्न। एग्जाम्पल मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान क्लोज टू चाइना, थ्रेट टू इंडिया। इस तरीके से ये जो मालदीव्स हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये क्लोज हो गए थे चाइना के, अब ये हमारे लिए थ्रेट था। इस तरीके से इसने, ये पूरी थ्योरी ने हमको समझाया कि किस तरीके से हमको चीज़ों को, एक स्टेट को किस तरीके की फंक्शनिंग होना चाहिए, इस स्टेट को किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए, स्टेट को किस तरीके से पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एफिशिएंट होना जरूरी है। और किंग की इंपॉर्टेंस तो उन्होंने बताई है। इसके बाद अब हम देखेंगे मंडल सिद्धांत। तो मंडल का अर्थ ही होता है चक्र। अब इसमें क्या है, 4 सामने के फ्रंट है और 4 पीछे के फ्रंट है। किस तरीके से फ्रंट हैं ये देखते हैं। तो किंग है, फिर अरि है, फिर मित्र है, अरिमित्र है, मित्र मित्र है, फिर पारस्व निग्रह है, अरकंद है, फिर पारस्व निग्रह सारा है और अरकंद सारा है। अब ये क्या है देखते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर संस्कृत के वर्ड्स हैं ये हमको याद रखने होंगे और इन्हीं को लिखना है हमको। देखो अब ये थ्योरी है क्या चीज़, हम देख रहे हैं कहाँ पे, मंडल थ्योरी को देख रहे हैं। और मंडल थ्योरी क्या कह रही है अब ये देखते हैं। थ्योरी बेस्ड ऑन अ फॉरेन पॉलिसी सेज नेबर इज लाइकली टू बी एनिमी एंड नेक्स्ट टू हिम इज फ्रेंड। मतलब जैसे कि ये भारत है, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आ गया पागल पाकिस्तान। अब जैसे ये इंडिया है, जैसे कि ये है ना, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे आ गया अफगानिस्तान। ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान। तो ऑब्वियसली बात, ये थ्योरी कह रही है कि भैया हमारा नेक्स्ट जो नेबर है वो हमारा दुश्मन होगा और उसके आगे वाला जो होगा वो हमारा होगा मित्र। देखो आज के समय में भी ये बात कितनी रिलेवेंस है। तो इसको देखेंगे अपन कि उन्होंने इस थ्योरी से हम फॉरेन रिलेशंस को कैसे आज भी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में चला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सीधी बात है कि जो हमारा बिल्कुल बाजू वाला पड़ोसी वो हमारा दुश्मन होगा और उसके बाजू में जो होगा वो हमारा दोस्त होगा। बेसिक प्रिंसिपल इस थ्योरी का ये कहता है, नेबर इज़ नेचुरल एनिमी, नेबर्स नेबर इज़ नेचुरल फ्रेंड, ग्रेटर इज़ द डिस्टेंस लेस इज़ द एनिमी। जितनी दूरी होगी उतनी एनिमी कम होंगे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप बेस्ड है ना। इंटरेस्ट और कन्वीनियंस के लिए आज भैया हमको धंधा करना है इसलिए हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, जबकि चाइना से हमारी इतनी दुश्मनी होने के बाद भी इन द एंड सारा खेल है पैसों का, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। और जो भी रिलेशंस हैं हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। जैसे ही हमने देखे कि श्रीलंका क्राइसिस में आ गया, वीक हो गया, चलो दोस्ती बना लो फटाक से। ये फिलॉसफी पूरी हमारी कहाँ से, इंडियन क्या कहते हैं एथिकल वैल्यूज़, इंडियन पास्ट हिस्ट्रीज, पॉलिटिकल थिंकर से हम सीखते गए हैं और आज हम इस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। इसलिए बहुत सारे मीडिया फर्म्स कहते हैं कि आज से 20 साल बाद भारत एशिया पे रूल करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि एग्रेसिव नहीं है, बहुत डिप्लोमेटिकल और आप भी जियो हम भी जियो वाले इस कंसेप्ट में चलते हैं। जैसे हमने बांग्लादेश को अपनी टेरिटरी में, सॉरी पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को ब्रेक करके हमने अपनी टेरिटरी में ना मिला के बांग्लादेश बनाया। कौटिल ने 12 किंग के बारे में बात बताया है इस मंडल सिद्धांत में। सॉरी,
जैसे जिसमें 6 फॉरवर्ड किंग हैं और 4 बैकवर्ड किंग हैं, जैसे किंग, अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र। इनको लिखना इस तरीके से है। और फिर 4 बैकवर्ड किंग हैं, जैसे पारस्व निग्रह, अकरंद, पारस निग्रह सारा और अकरंद सारा। उसके बाद उन्होंने 2 अदर किंग के बारे में कही है, उदासीना यानी कि न्यूट्रल। इन वॉर दीज कंट्रीज गिव देयर इक्वल एक्सेस टू द टेरिटरी टू बोथ कंट्रीज इन वॉर। कुल मिला के ऐसा है कि कल को हाइपोथेटिकली मान लीजिए इंडिया और अफगानिस्तान का वॉर हो गया, तो पाकिस्तान अपनी अपनी इक्वली लैंड दे रहा है इनको, तो उस तरीके के किंग भी होते हैं। फिर मध्यान्ह मतलब बफर स्टेट की बारे में बात कही कि जैसे वो बफर स्टेट मतलब ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान का वार हुआ तो जो बीच वाला स्टेट होगा वो बफर स्टेट होगा। अब देखते हैं कि ये थ्योरी है क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स ड्यूटी ऑफ किंग, मतलब कुल मिला के ये क्या कहता है कि जो मतलब इस थ्योरी के हिसाब से कहता है कि जो स्टेट जो है एक ऑर्गन की तरह है, और ऑर्गन की सेल डिवीज़न होता ही जाता है, सेल डिवीज़न होता जाता है और हमारा शरीर ग्रो करते ही जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, फिर एक हाइट उसकी इंक्रीज़ होती है, ब्रेन इसका इंक्रीज़ होता है, फिजिक उसकी इंक्रीज़ होती है। वैसे स्टेट का भी काम है एक्सपीडिशन करना और फैलते जाना। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ किंग टू एक्सपीडिशन, ही शुड एस्पायर टू बिकम विक्टोरियस। मतलब आदमी किंग को हमेशा जीतना और हमेशा जीतते रहने की एस्पिरेशन रखना चाहिए, एंड डिज़ायर टू बिकम चक्रवर्ती सम्राट, है ना। मंडल थ्योरी बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड ऑर्गेनिज्म हैज़ टू ग्रो, दस स्टेट्स आर एक्सपानिस्ट बाय नेचर। मतलब कुल मिला के इसने कहा है कि ऑर्गेन के जैसे ही है स्टेट और वो ग्रो होता ही है, इसलिए एक्सपांसनिस्ट हमारा नेचर होना चाहिए। लेकिन एक्सपानिस्ट किस टाइप का होना चाहिए? इंडिया की कोर फिलॉसफी क्या है कि सामने वाला भी जिए हम भी जिए, चाइना की तरह नहीं कि जो उस वजह से वैसे में तो रिटेलिएट करते हैं। आज बहुत सारे क्वाड बन रहे हैं, बहुत सारे ग्रुपिंग्स होते जा रही है। क्यों बन रही है? चाइना को रिटेलिएट करने के लिए। सबसे बड़ा थ्रेट तो चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी ही होगी, क्योंकि पीपल्स उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है चाणक्य की, वो है सद्गुण नीति, 6 फोल्ड पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू इट किंग कैन अडॉप्ट फॉलोइंग ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सद्गुण नीति कुल मिला के ऐसी है कि भैया किस तरीके की सिचुएशन है तुम्हारे राज्य में, उस तरीके से ये नीति इसलिए ये बनी है। संधि मतलब है ट्रीटी, मतलब इफ़ एनिमी इज स्ट्रॉन्ग गो फॉर ट्रीटी। सीधी बात है, चाइना आज इंडिया से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम एकदम से चाइना से हम लड़ते नहीं, थोड़ी सी फ्रेंडशिप हम बना के रखते ही हैं, एकदम से हम उससे दुश्मनी नहीं बोलते। आज क्या कहते हैं कि जैसे कि वाला इशू हुआ था, कौन सा इशू हुआ था? नुपुर शर्मा वाला, उन्होंने कमेंट कर दिया, रिलीजियस कमेंट। तो जितने भी ईस्ट वाले क्या कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ थी, इंडिया ने सीधे उनको नोटिस कर दिया कि वो एक पर्सनल कमेंट था, हम पार्टी से बर्खास्त करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। भारत ऑयल से उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इसलिए फ्रेंडशिप बना के उसको रखना पड़ेगा। अमेरिका से भारत की फ्रेंडशिप है, रसिया से हमारी फ्रेंडशिप है। क्यों? क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्ग है। विग्रह मतलब ब्रेक संधि, जब तुम मजबूत हो जाओ, जैसे तुम मजबूत करो तो उनसे संधि तोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर सीधी बात है वो तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाएंगे। फिर आसन, डेवलप आर्मी नियर टू द एनिमी टेरिटरी। सीधी बात है, जैसे चाइना वाला एरिया हो गया, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, वहाँ पे अपनी आर्मी को बिछा के रखो। यान मतलब होता है मूवमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज नियर टू एनिमी की टेरिटरी के आसपास ट्रीटी करो। जैसे ये इंडिया है तो चाइना को डराने के लिए भारत यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा मालदीव्स के साथ, दूसरे इंडोनेशिया के साथ। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज करता है ईरान इराक के साथ, क्यों? पाकिस्तान को डराने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है। संश्रय, जॉइन हैंड विद दोज हु आर सिमिलर ऑब्जेक्टिव। मतलब भारत ने क्वाड बना लिया तो ऑस्ट्रेलिया से हमने हाथ मिला लिए, अमेरिका से हाथ मिला लिए। क्यों मिला ली? क्योंकि हमारा सिमिलर ऑब्जेक्टिव है चाइना को रिटेलिएट करना, चाइना से रिटेलिएट करना। फिर द्विधा भाव मतलब ड्यूअल पॉलिसी, यानी कि फ्रेंडशिप विथ वन, एनिमी विथ अदर, डोंट गो फॉर वॉर विथ टू फ्रंट। मतलब जब जैसे दोनों तरफ से तकलीफ आ रही भारत को, जैसे पाकिस्तान चाइना से, तो एक से दोस्ती कर लो और एक से लड़ो। दोनों से लड़ने जाओगे तो पिटा जाओगे। कुल मिला के ये बात है। उन्होंने बोले कुछ 4 उपाय हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। साम दाम दंड भेद। साम मतलब पीस, दाम मतलब इकोनॉमिक डेवलप, दंड मतलब यूज़ ऑफ फोर्स, और भेद मतलब डिवीज़न, मतलब वहाँ पे लोगों को तोड़ दो, इंटरनल इनसिक्योरिटी पैदा कर दो लोगों के।
फिर उन्होंने कुछ वॉर के बारे में बात करा कि टाइप्स ऑफ वॉर के, एक होता है पराक्रम युद्ध यानी डायरेक्ट वॉर, एक होता है कूट युद्ध जैसे कि गोरिल्ला वार जैसे मराठास करते थे, और होता है तुष्निम वार होता है एक प्रॉक्सी वार। और फिर 3 प्रकार की उन्होंने विक्ट्री बताए हैं, धर्म विजय, लोभ विजय यानी कि पैसों वाली, और असुर विजय मतलब अनफेयर मीन से। इस प्रकार से हमारे चाणक्य खत्म होते हैं। चाणक्य के थॉट को हमने समझे कि वो कैसा सोचते हैं। फिर पर्टिकुलर फिलॉसफी जैसे सप्तांग, मंडल, सद्गुण, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चाणक्य ने क्या चाहा, 360 डिग्री में उन्होंने कुल मिला के वेलफेयर चाहा था, तो वो एक कॉमन पॉइंट्स हर आंसर में हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं मेरे फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर, और पॉलिटिकल नहीं इथिकल भी थिंकर हैं, और हमारे फाउंडिंग फादर या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से नहीं जाना जाता है, गांधी जी को पढ़ने वाले हैं। गांधी जी को पहले समझने से पहले या फिर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने से पहले समझते हैं कि गांधी किस तरीके के विचारक थे। तो गांधी जी के पॉलिटिकल व्यू भी थे, इथिकल व्यू भी थे, है ना, और मतलब एक प्रकार से रैशनल थिंकर थे। हर आदमी एनिमल पैदा हुआ है, इंसान को एनिमल की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन मानव से महामानव बना जाता कैसे है, कंपैशन से, लॉ से, है ना, इक्वलिटी से, सबको एक समान देखने से। तो यही गांधी की आइडियोलॉजी थी, और गांधी की आइडियोलॉजी पीस की थी, और क्या कहते हैं कि सभी को एक साथ लेके चलने वाली थी। इसलिए बोलते हैं कि इट्स वेरी इजी टू रीड गांधी बट इट्स वेरी टफ टू बिकम अ गांधी। गांधी पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन गांधी बनना बहुत कठिन है। तो अब देखते हैं गांधी जी के बारे में क्या लिखा है। गांधी इज़ नॉट अ एकेडमिक थिंकर, गांधी इज एथिक्स एंड हिज पॉलिटिकल एक्शन आर इंटरवाइंड। मतलब गांधी जी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और इथिकल चीज़ें थी वो एक दूसरे से मिली हुई थी, अलग अलग नहीं थी। इसलिए गांधी जी को लास्ट ईयर हमारे जो 2019 तक का जो MPPSC का सिलेबस था, इसलिए उसको 2019 तक एथिक्स में रखा गया था, और 20 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो इसको पॉलिटी में डाल दिया गया। गांधी आइडियाज़ इमर्ज पार्सली फ्रॉम हिज इनर रिलीजियस कन्विक्शंस, पार्सली फ्रॉम स्टडीज ऑफ मास पॉलिटिकल मूवमेंट, एंड पार्सली फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, टॉल्स्टॉय, कार्ले और थॉरेन जैसे ये वेस्ट के थिंकर्स थे, उनसे आइडियोलॉजी मिली थी। तो मतलब रिलीजन तो आया इनकी थी इसमें, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ वो घूमे फिर उससे समझ में आया, और वेस्टर्न के थिंकर्स को इनके पढ़ के गांधी जी की एक आइडियोलॉजी बनती है, जो कि आइडियोलॉजी ऑफ पीस, लव, कंपैशन और इक्वलिटी की है। और गांधी जी का बहुत इसलिए तो अंबेडकर जी और गांधी जी में यही डिबेट चलती रहती थी कि बहुत एक दूसरे को ये अनइक्वल थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके। गांधी की आइडियोलॉजी में रिलीजियस एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते थे, राम जैसी आइडियोलॉजीज रहती थी, और अंबेडकर बोलते थे हिंदू धर्म ने दिया ही क्या है, इसमें तो स्ट्रेटा है, कास्ट सिस्टम है, इक्वलिटी वाली बात नहीं, इसलिए मैं डिस्कार्ड करता हूँ गांधी जी की आइडियोलॉजी को। अंबेडकर जी के साथ उनके डिबेट रहते थे। अब देखते हैं गांधी जी का फेथ इन गॉड क्या रहता था। ही रिगार्ड गॉड एज ए इम्पर्सनल फोर्स एंड बेनेवलेंट गवर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इन्होंने एक ऐसे फोर्स को बात कही थी कि जो दिखती नहीं है, आप पर्सन के रूप में उसको देख नहीं सकते, और वही इस सृष्टि को चला रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन ह्यूमन सोल। मतलब कुल मिला के ऐसा है, अगर भगवान को आप देख नहीं सकते तो ह्यूमंस को देखिए, वो आपको भगवान के ही जैसे आपको नजर आएंगे। और उन्होंने भगवान को इंसान की तवज्जो दी है, जिसको हम ह्यूमनिस्टिक व्यू भी कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। गांधी कंसिडर द अल्टीमेट गोल ऑफ मैन इज टू रियलाइज विजन ऑफ गॉड। मतलब आदमी का अल्टीमेट धर्म होता है वही है ना कि हम पैदा तो जानवर के रूप में हुए हैं, और मानव और जानवर में यही अंतर है कि मानव अपने आप से क्वेश्चनिंग कर सकता है, और भगवान के जो विज़न है उसको समझने के लिए आदमी का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। द रियलाइजेशन ऑफ गॉड इज इम्पॉसिबल अनलेस वन फॉलोज द पाथ ऑफ। अगर तुम सत्य का, प्रेम का, नॉन वायलेंस का और ह्यूमैनिटी का पाथ नहीं करोगे तो भगवान को, उसके रास्ते को, उसको पहचान नहीं पाओगे। गांधी सेज गॉड एंड हिज लॉज आर सेम। मतलब भगवान और उसके बनाए हुए नियम सेम है। गॉड इज ऑल्सो अ ट्रूथ, नॉलेज, ब्लिस दैट मीन्स सत्यचित आनंद। मतलब ट्रूथ भी है वो, नॉलेज भी है, और वो ब्लिस भी है। गॉड को इन तरीके से उन्होंने देखा। अब इथिकल कंडक्ट क्या थे? खैर ये क्वेश्चन इससे बनना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, लेकिन गांधी को 360 डिग्री समझ लोगे तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिखने में आसानी आपको पड़ेगी। तो इथिकल कंडक्ट, मैन शुड स्ट्राइव विद देयर ऑल स्ट्रेंथ टू फॉलो द वर्च्यू ऑफ ट्रुथ, वायलेंस, लॉ, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, फियरलेसनेस, चैरिटी एंड सर्विस टू ह्यूमन काइंड। जो बात ऊपर कही थी वही बात है। तो गांधी की कुछ ग्रेवी है आइडियोलॉजी की, जिसमें सत्य है, प्रेम है,
है ना, नॉन वायलेंस है, सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, फियरलेसनेस है, उसके बाद चैरिटी है मतलब दान करना है, और सर्विस टू मैनकाइंड है। ये 4 से 5 गांधी के पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्रैम कर लेना है। यहीं पे आइडियोलॉजी गांधी जी की घूमती फिरती है। मैन हैव टू अपहोल्ड राइट रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज दे फेस। मतलब सीधी बात है, आपके जीवन में कठिनाई आ रही है और क्षणिकवादी दुख की वजह से आप गलत रास्ता अपना लो, ये नहीं होना चाहिए। आदमी को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य का मार्ग भले कठिन है लेकिन वो शांति की ओर अग्रसर होता है। गांधी जी अर्जे सत्याग्रही टू अडॉप्ट दीज वर्च्यू। सत्याग्रही जितने भी गांधी जी थे, गांधी के सत्य के मार्ग पे चलने वाले वो होते हैं, उनको ये वर्च्यू उन्होंने फॉलो करने को कहा था। अब देखते हैं गांधी जी का व्यू ट्रुथ को लेकर क्या था, वो समझते हैं। गांधी इक्वेटेड गॉड विद द ट्रुथ एंड डेजिग्नेटेड हिज रिलीजन एज अ रिलीजन ऑफ ट्रुथ। मतलब सत्य को ही उन्होंने एक धर्म के रूप में माना। ही यूज्ड टू से गॉड इज ट्रुथ विच ही लेटर चेंज ट्रुथ इज गॉड। पहले भगवान को सत्य बोलते थे और फिर उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया और बोला कि सत्य ही भगवान है। ही व्यूड द ट्रुथ इन द फॉर्म ऑफ एन आइडियल ह्यूमन कंडक्ट। मतलब एक आइडियल एक इंसान होता है ना, आदमी एक गलतियों का पिटारा है, लेकिन हम एक आइडियल आदमी की इमेज बनाएंगे तो उसमें वो हमेशा सत्य बोलता हुआ दिखे, वो आदमी को इन्होंने इम्पर्सनेट किया था। ही रिगार्डेड द इंडियन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड रिप्रेजेंट्स द अ जस्ट स्ट्रगल फॉर द नेशनल एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। मतलब कुल मिला के हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सत्य के लिए है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हमने इस चीज़ के लिए आज लड़ाई लड़ी है, इसलिए हर किसी को उसमें लड़ना होगा, भागीदारी जन भागीदारी देनी होगी। अब सर्विस टू सोसाइटी। सर्विस टू सोसाइटी के बारे में गांधी जी का कहना है, ही बिलीव दैट ओनली वे टू सी गॉड। आप अगर भगवान को देखना चाहते हो तो सी हिम थ्रू हिज क्रिएशन। मतलब भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान के द्वारा बनाई हुई कृति क्या है, इंसान, तो और इंसान को देख सकते हैं। इसलिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी इन्होंने कहा और यही चीज़ बहुत बढ़ चढ़कर सिखिज्म में भी आई है। फॉर गांधी ह्यूमन ब्रदरहुड एंड वननेस फॉलो द यूनिटी ऑफ लाइट। हम इंसान विचारधाराओं में अलग अलग होंगे, लेकिन हमारी जो चेतना है जो हम सबको बांधती है, जो प्रेम की जो धारा है हमको एक जोड़ करती, वो एक ही है। हर किसी को प्रेम के लिए, आज आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करता है। जो प्रेम का फॉर्म है वो तो इक्वल है ना, उसमें कोई मिलावट थोड़ी ना कि हिंदू अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है, ब्राह्मण अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है, एससी अपने माँ बाप से कम प्यार करेगा। ये डिफरेंसेस तो है नहीं। लॉ इज सेम एंड इक्वल फॉर एवरीवन। Distinctions based on gender, caste, creed, language and nationality are trivials। ये तुच्छ चीज़ें हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। These principle of unity of life explains secularism, religious tolerance, humanity। मतलब कुल मिला के ये बातें क्या बता रही है गांधी जी की, सेक्युलर चीज़ बता रही है, रिलीजियस टॉलरेंस बता रही है, ह्यूमन इक्वलिटी बता रही है, एंड ऑल्सो अंडरपिन्स लॉन्ग बैटल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड सोशल बैकवर्डनेस। हमने जानी है गांधी जी ने क्या कुछ काम नहीं किए अनटचेबिलिटी के लिए और सोशल बैकवर्डनेस के लिए। गांधी जी का एक और मेजर फोकस रहता था, वो सफाई को लेकर रहता था। और गांधी जी कहते थे, गांधी एम्फेसाइज्ड ऑन द इंटरनल यानी कि मेंटल एज वेल एज एक्सटर्नल क्लीननेस। मतलब मानसिक रूप से भी आपके विचार सही हो और बाहरी रूप से भी आप सही सोचें। देयर वॉज नो लिटर और डर्ट और फिल्ट इन हिज आश्रम्स एंड सराउंडिंग। मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ पे गंदगी नहीं रहती थी। ही सेड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। मतलब भगवान के करीब जाने का एक माध्यम है साफ सफाई से रहना। ही एडवोकेटेड द मोरल ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। उसके बाद गांधी जी ने मीन्स और एंड्स के बारे में बताया कि मतलब क्या होता है। मीन्स और एंड का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो मीन्स, और जो आपका लक्ष्य है, जो एंड रिजल्ट है, वो आपका एंड्स हो गया। गांधी बिलीव दैट मैन शुड अडॉप्ट ओनली गुड मीन्स एंड अटेंड नोबल ऑब्जेक्टिव। मतलब आदमी को काम ही सही करना होगा तभी वो सही एंड्स तक पहुंचेगा। एज पर हिम नो गुड कैन फॉलो फ्रॉम बैड डीड्स इवन इफ दे आर वेल इंटेंटेड। मतलब आप गलत काम करके सही चीज़ तक नहीं पहुंच सकते, भले आपकी इंटेंशन सही क्यों ना हो। ही बिलीव दैट द पाथ ऑफ हेल इज पास्ड विथ अ गुड इंटेंशंस, दस लीडिंग टू सो कॉल्ड डिबेट एंड्स एंड मीन्स इन अ डिबेट। कुल मिला के इसको बहुत आसान भाषा में आप ये समझो कि मीन्स और एंड की बात कहा है कि हमको सही कर्म करना है, सही रास्ते तक पहुंचने के लिए। गलत रास्ता अपना के आप सही जगह नहीं पहुंच सकते। इस
इसको आसान भाषा में समझिए। इससे भी मेरे को लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा पॉलिटिकल थिंकर में। इथिकल थिंकर में ये होता तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता। अब अहिंसा के ऊपर गांधी जी ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। गांधी जी अहिंसा वॉज नॉट ओनली रिफरिंग फ्रॉम किलिंग बट ऑल्सो सो लॉ फॉर द होल मैनकाइंड एंड लिविंग बींग्स। मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं है कि आपको मार काट बचाना है, लेकिन प्रेम भी तो दिखाना है। आप किसी को मार काट नहीं रहे हो लेकिन मन में तो गलत भावना रख रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस प्रेम का। ही बिलीव दैट मैन कैन ओनली रियलाइज गॉड बाय परसुइंग अहिंसा। मतलब आप गॉड को तभी समझ सकते हो जब तक आप अहिंसा के मार्ग में चलोगे। ट्रू एंड नॉन वायलेंस आर इनसेपरेबल। अहिंसा इज मीन वाइल ट्रूथ इज द एंड। मतलब अहिंसा जो होगा वो मध्य होगा और आखिरी जो एंड होगा वो होगा सत्य। ट्रूथफुलनेस फियरलेसनेस इज द प्री रिक्विजिट फॉर द परस्यूट ऑफ अहिंसा। अहिंसा के लिए आपको प्री रिक्विजिट चीज़ यानी पहले से चीज़ कौन सी आनी चाहिए, तो वो है ट्रूथफुलनेस और फियरलेसनेस। अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू द गांधी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सत्याग्रह। ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखते हैं। अ सिंपली डिनोट्स फियरलेस परस्यूट ऑफ द ट्रूथ। अगर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देखना है तो ये इतने से शब्दों में लिखी हुई है। उसका अर्थ है फियरलेस परस्यूट ऑफ ट्रूथ, मतलब बिना डरे सत्य के रास्ते को अपनाना। क्वालिटीज ऑफ सत्याग्रहीज, हार्श मोरल डिसिप्लिन, मतलब वो आदमी डिसिप्लिन में रहता है। कंट्रोल ऑफ सेंसेस, मतलब सेंसेस के हिसाब से जीता नहीं है कि अनावश्यक खा रहा है, अनावश्यक सेक्सुअल इंडल्जेंस में है। और तपस्वी के रूप में एथेस्टिक सेल्फ डिनायल की जैसे वो जीता है। क्वालिटीज़ ऑफ सत्याग्रही हमने देख लिए। ही एम्बडीज द वर्च्यू ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है। सत्याग्रही शुड बी उसको ऑनेस्ट होना चाहिए। एस्च्यू मटेरियल पोजेशंस और सेक्सुअल डिज़ायर्स, अनावश्यक सेक्सुअल डिज़ायर्स और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आगे पीछे उसको भागना नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, यूनिवर्सल बिलीवलेंस, थॉट का कंट्रोल, नो यूज़ ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये सब की चीज़ें उन्होंने बात कही है। और अगर डायग्राम बनाना है मान के चलिए 11 मार्क्स में, तो इस तरीके का बना देंगे सत्याग्रही और उसकी क्वालिटीज़ लिख देंगे। पर्सनल प्यूरिफिकेशन, पीसफुलनेस, नो पर्सनल गेन और होल्डिंग ऑफ ट्रुथ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गांधी जी ने दी है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप। इसको पढ़ने से पहले कुल मिला के ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है संपत्ति का दान। अगर आपके पास एक्स है, एक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना एक्स थोड़ा सा दे दीजिए। मान के चलिए आपका जीवन 100 रुपये में व्यतीत हो सकता है, लेकिन आपके पास 1000 रुपये हैं, तो वो आपके पास अनावश्यक 900 रुपये जो हैं उसको दूसरों को दीजिए। जो भारत में इतनी इनइक्वलिटी है उसको ख़त्म होगी। और आई डोंट थिंक नोबडी डोनेट, आदमी की भूख कभी ख़त्म होती नहीं, चाहे वो कितना पैसा कमा ले। हम हो या आप हो, हमारी इच्छाएं अनंत है। और इसलिए तो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू रीड गांधी बट इट्स वेरी वेरी टफ टू बिकम अ गांधी। गांधी को इसलिए कहा गया है, गांधी एक सोच है। गांधी को एक पर्सन के रूप में मत देखिए, गांधी एक विचारधारा है और उस सोच को जीवन में उतारना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए गांधी को बहुत आसानी से सब गाली बकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी। कैसी फिलॉसफी है? सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए ये है, क्योंकि आप मजबूत हो तो आप अपने तरफ से भैया हेल्प करो दूसरों को। इट मीन्स गार्जियनशिप या ओनरशिप। ये जैनिज़्म के एक फिलॉसफी से बेस्ड है जिसको नॉन पोजेशननेस अपरिग्रह कहते हैं। ही सेड दैट अल्टीमेटली ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गॉड, मतलब जितनी भी संपत्ति वो भगवान की दी हुई है। द एक्सिस और द सरप्लस वेल्थ विच रिच possesses बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड ही शुड यूज सपोर्टिंग पुअर। वही आपके पास ज़्यादा है तो दूसरों को दान करिए। ही रिगार्डेड रिच एज अ ट्रस्टी ऑफ वेल्थ, मतलब ट्रस्टी हैं, वो संपत्ति का दान कर सकते हैं वेल्थ को। द थ्योरी फिलॉसफी इज रिलेवेंट इन टूडेज टाइम इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव एंड एनजीओ। ये कंक्लूजन में ये पॉइंट डाल सकते हैं अपन। अब गांधी की 11 कस्में क्या थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। व्हाट वर द 11 वोज ऑफ गांधी एंड व्हाट्स देयर प्रेजेंट रिलेवेंस। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरीके से इनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं। दीज वोज रेसिडेंट एज द, जो साबरमती आश्रम में जितने भी लोग रहते थे ना, वो लोग इसको फॉलो करते थे। और उसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस हमने देख ली, सत्य उसको भी देख लिया। अस्थिय मतलब नॉन स्टीलिंग, टू कीप और टेक एनीथिंग विच इज़ नॉट एक आदमी की खुद की नहीं है, मतलब चोरी मत करो। ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आपका पार्टनर है उसके साथ सेक्सुअली या टूर है, अनावश्यक इधर उधर मुंह ना मारे। प्रेम किए हैं तो संबंध एक ही के साथ बनाइए, बहुत सारे संबंध ना बनाइए। फिर नॉन पोजेशननेस मतलब अनावश्यक संपत्ति को होल्ड करके मत रखिए।
शरीर श्रम मतलब ब्रेड लेबर मतलब परफॉर्म सफिशिएंट बॉडी लेबर इन ऑर्डर टू, अपनी बॉडी को लिविंग के लिए इस हिसाब से श्रम करिए कि आप अपने बॉडी और अपने आप को खाना 2 रोटी दे सकें, ये बात कहा गया है। अस्वाद मतलब कंट्रोल ऑफ पैटलेट मतलब डाइट बैलेंस होना चाहिए, अनावश्यक अपनी जिह्वा अपनी जीभ की लालसा लालच के पीछे भागे ना, क्योंकि यह अनंत है, आपकी इच्छाएं, मुंह का टेस्ट हर प्रतिक्षण बदलता रहता है, इसलिए वही खाइए जो पचने के बाद सार्थक हो, अनावश्यक एक्सेस कार्ब वगैरह मत खाओ। तो इसमें पॉइंट लिख देना, अगर पूछ ले आपसे कि इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है तो डाल देना WHO की रिपोर्ट के अनुसार इतने लोग ओबेसिटी, मलन्यूट्रिशन, एक्सेस ये सब चीज़ों के कारण है, ये सब पॉइंट डलते जाएंगे। तो खुला रखिएगा अपने दिमाग को, हर पॉइंट को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मिलाते जाइएगा। थिंकर्स को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, कि कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर, इथिकल थिंकर और उनकी आइडियोलॉजी को बोल देंगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, पढ़ी इसलिए रहे इनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। फिर होता है फियरलेसनेस, एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ फियर, इट लीड्स टू द काल्मनेस एंड पीस ऑफ माइंड। डरा हुआ आदमी हमेशा बेचैन रहता है, इसलिए भैया बिंदास जियो, कल की सोचो मत, प्रेजेंट में पूरी तरीके से फोकस करो, मेहनत करना अपना काम है, कामयाबी मिले न मिले वो तो ऊपर वाले की देन है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल के बारे में सोचते रह जाओगे तो कर्म से मन भटक जाएगा। चलो उसके बाद उन्होंने कहा इक्वलिटी फॉर ऑल रिलीजन, सर्वधर्म सर्वधर्म समता की बात इन्होंने कही। नो वन रिलीजियस इज हायर देन द अदर, ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सीधी बात है, सारा धर्म सत्य के रास्ते पे और ले जाता है, प्रेम के रास्ते में ले जाता है। सारे धर्मों का अगर क्रक्स निकाल के देखें तो वो प्रेम ही है, इसलिए सारे धर्म एक ही हैं उन्होंने कहा। स्वदेशी मतलब सीधी बात है, लोकली जो मेड बनी हुई गुड्स हैं उनका यूज़ करना, और अनटचेबिलिटी, रिमूवल ऑफ इट इन्होंने बात कही। तो ये 11 कस्में हैं, इन्हें आपको याद करनी है। उसके बाद गांधी जी ने कहा है 7 प्रकार के पाप होते हैं, और ये कहाँ कहा है उनने, कोट यंग इंडिया उनकी द्वारा लिखी हुई मैगजीन है 1925 में उन्होंने कहा। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, राजनीति बिना प्रिंसिपल के कोई मतलब की नहीं है, लेकिन आज कोई इसको यूज़ करता नहीं, सब बेवकूफ़ बने हुए हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम करे आप संपत्ति कमाओगे तो कोई मतलब नहीं, अंबानी के बेटे तो हो नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेजर विदाउट कॉन्साइंस, बिना चेतना के आपको आराम करने का कोई हक नहीं बनता। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपका चरित्र ही नहीं है और कितना ही पोथी पढ़ बट पंडित भयाना कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, ये कबीर साहब ने कह दिया। इसलिए किताबी ज्ञान से ऊपर उठो, व्यावहारिक जीवन में आपसे कम पढ़े लिखे वीक लोगों के लिए भी आपके लिए कंपैशन होना चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक बनो, और हमेशा झुकाव एक होना चाहिए, एरोगेंसी, एटीट्यूड और ईगो पैदा करके कहीं नहीं जाना चाहिए आदमी को। बी लाइक डॉक्टर कलाम साहब, इतने कुछ होके भी इतना आदमी सरल का ही कैसे हो सकता है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, आप सीधी बात है धंधा कर रहे हो लेकिन मोरालिटी नहीं है, हराम का खाओगे तो कब तक पचेगा। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, अब देखो ना लादेन साहब भी कितने इंटेलिजेंट थे लेकिन उन्हें ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही इसका यूज़ करा। और वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, अब पूजा तो कर रहे हो लेकिन त्याग करने को तैयार नहीं हो, चीज़ों से चिपके हुए, तो क्या मतलब कि वो पूजा। ये उनके 7 सिंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सर्वोदय का आइडियोलॉजी क्या थी गांधी जी की, वो देखते हैं। सर्वोदय मीन्स वेल बीइंग ऑफ ऑल यूनिवर्सल। ही ट्रांसलेटेड रस्किन बॉन्ड्स अनटू द लास्ट इनटू द गुजराती अंडर द टाइटल ऑफ सर्वोदय, और ये अपने काम का पॉइंट नहीं है। सर्वोदय की क्या प्रिंसिपल है ये देखते हैं। गुड, द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल, व्यक्तिगत लाभ समुचित वर्ग के लाभ में ही निहित है, कुल मिला के ये बात है। ऑल हैव सेम राइट ऑफ अर्निंग, सबके पास इक्वल अधिकार है, यूनिवर्सलिज्म की बात कही है उन्हें, और सबको इंक्लूसिवनेस की भी बात कही है इसमें, आइडिया ऑफ इंक्लूसिवनेस कहा है, सबको अधिकार होता है भैया चीज़ों के ऊपर। और लाइफ ऑफ लेबर, दैट मीन लाइफ ऑफ टिलर ऑफ सॉइल एंड हैंडीक्राफ्ट इज लाइक अ वर्थ लिविंग, मतलब जितनी भी चीज़, एवरी वर्क इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। इसको बहुत आसान भाषाओं में, चाहे वो एक ठेला चलाने वाला आदमी हो, या मिट्टी के बर्तन बनाने वाला आदमी हो, या एक IAS हो, दोनों इम्पॉर्टेंट रखते हैं। अगर वो मटका नहीं बनाएगा तो प्यास बुझेगी नहीं, और एक IAS काम नहीं करेगा तो सोसाइटी की फंक्शनिंग होगी नहीं। तो इसलिए कैसा भी कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुड फॉर ऑल, सबका इक्वलिटी में अर्निंग पे अधिकार है, और लाइफ ऑफ लेबर, ये 3 पॉइंट सर्वोदय की आइडियोलॉजी में गांधी जी के थे। सर्वोदय मतलब सबका विकास।
डिसेंट्रलाइजेशन जो आर्टिकल 40 है वो गांधीयन प्रिंसिपल के रूप में आया, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिक्स में आपने पढ़ाई होगी। आर्टिकल 73 और 74 जो है गांधीयन आइडियोलॉजी की देन है। उन्होंने कॉपरेटिव्स की बात करे, है ना, ग्रास रूट लेवल पे बात करें और विलेजेस को स्ट्रॉन्ग करने की बात करें। तो यहाँ पे हमारे गांधी जी खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे भीमराव अम्बेडकर को। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, अब हम जो थिंकर को देखने वाले हैं, पॉलिटिकल थिंकर, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा इनको पॉलिटिक्स में एक शैडो बनाकर यूज़ किया गया है। एक किसी तबके को उग्रवादी बनाना या फिर पॉलिटिकल एडवांटेज ज़्यादा लिया गया है एज़ कम्पेयर टू द भीमराव की जो कोर आइडियोलॉजी है, उसको ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली। बहुत सारी पार्टियां आई गई और लेकिन वो किसी तरीके से उन्होंने ढंग का काम एससी के लिए नहीं करा, शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर दलितों के लिए नहीं किया। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर की साइकी क्या थी। एक इंसान को देख लीजिए, इंसान का ब्रेन, तो हर इंसान तो पैदा हुआ, लेकिन वाई वी सेलिब्रेट अंबेडकर। तो एक इंसान बहुत छोटे तबके के इसमें पैदा हुआ और स्कूल जब गया तो उसको भी उनका टीचर ऊपर से पानी देता था। मतलब उनकी मेंटली बहुत ज़्यादा डिटोरिएट किया गया था उनको, और उसके बाद भी वो इंसान डिफरेंट स्ट्रीम की एजुकेशन लेता है, अपने पूरे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ता है, फिर उस पर क्वेश्चन करता है कि क्यों ऐसा हुआ और फिर ये क्या इनइक्वालिटी क्यों हुई, कैसा सिस्टम चेंज होते गया, कैसे उस सिस्टम में ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर को ऊपर ना रख के इनजस्टिस लाया गया। तो मतलब बहुत ही अपने आप पे एक इंस्टीट्यूशन है अम्बेडकर को। अगर जब हम पढ़ने बैठेंगे और समझने बैठेंगे तो वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर, बिकॉज ये द की लर्निंग मेरी जो अम्बेडकर जी से रही है, सबसे पहली बात कि लाइफ में कितने भी ऑड्स आएंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, ऑलवेज फाइट फॉर द जस्टिस। बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका कहना है अधर्म, प्रकृति में अधर्म बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। जैसे आप पैदा होते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इनजस्टिस होता है, पेन होता है, आपको एफर्ट्स लगाना होता है सत्य के लिए। ये लीडर्स लोगों ने सत्य के लिए, जस्टिस के लिए हमेशा लड़े, तो इसलिए कहा जाता है अधर्म तो प्रकृति में बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको उस चीज़ को, सत्य को स्थापित करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आपको ही लड़ना होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड किए गए हैं कि इनके तो इतने लाइफ में स्ट्रगल्स रहे, इतनी तकलीफ़ रहे कि इनफाइनाइट ही रहेंगे, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। तो अंबेडकर जी का जन्म होता है 14 अप्रैल 1981 में। ही वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडिपेंडेंट, और पहले लॉ मिनिस्टर थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अंबेडकर जी थे क्या? अब क्या नहीं थे, ये क्वेश्चन होता है। अंबेडकर जी सब कुछ थे। एक सोशल रिफॉर्मर थे, जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, पॉलीग्लोट ऑरेटर थे, मतलब डिफरेंट भाषाओं में उनको भाषण देते आता था, स्कॉलर थे और रिलीजियस थिंकर थे। उनका एक अंबेडकर जी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि एक तो पॉलिटिकली बन जाएगा कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अंबेडकर ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अंबेडकर ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद ये भी बन जाएगा कि कैसे इनइक्वलिटी, अनटचेबिलिटी हटाने में अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन रहा। अब देखते हैं उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट करने में उनका किस तरीके के योगदान रहे। अंबेडकर जी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो आपको पता ही है। ही बिलीव दैट द गैप बिटवीन क्लासेस वॉज इम्पॉर्टेंट टू इक्वलाइज, जो भी गैप है डिफरेंट क्लासेस का, उनको इक्वलाइज करना बहुत जरूरी है। द इक्वलाइजेशन लेड टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। अब सब लोग को इक्वल लगेगा तभी इंडिया में यूनिटी होगी, नहीं तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ये भारत देश है, वहाँ पे अगर इतनी इनइक्वलिटी रहेगी तो कैसे लोगों को इंटीग्रेटेड फील होगा एक दूसरे से, सब अलग अलग भागेंगे। इसलिए इक्वलिटी होगी तो सोशल हार्मनी बनी रहेगी। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द रिलीजियस, जेंडर एंड द कास्ट इक्वलिटी। ठीक है, ये बात तो हो गई। He introduced the reservation system to create social balance amongst the classes. He recognized as the father of Indian Constitution. The text prepared by him provided the constitutional guarantees and protection of the individual citizens, wide range of social liberties, freedom of religious abolition of untouchability and outlawing all the forms of discrimination. ये सेल्फ अंडरस्टूड बातें हैं कि उन्होंने सिविल
लिबरेशन की बात करी, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बात करी। और इनकी पूरी बातों में वुमेंस के भी ऊपर एम्फेसिस बहुत ज़्यादा था। अपहोल्ड प्लूरलिटी होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कुछ आजकल मुझे तो नहीं लगता क्वेश्चन बनेंगे बुक्स के ऊपर, पहले बनते आए हैं, ट्रेंड रहा है, इसलिए हमको याद तो रखना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किताब किसने लिखी, क्या नहीं लिखी। मेरे को अब एक्सपेक्टेशंस कम है बुक्स के जैसे क्वेश्चन की, क्योंकि 2020 में भी नहीं आया था, बट फिर भी वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला अनटचेबल्स उनने किताब लिखी। फिर शूद्रा, हु वर दे, हाउ दे कम टू फोर्थ वर्ना ऑफ इंडो आर्यन सोसाइटी, यानी एक शूद्रा नाम की किताब है। कास्ट इन इंडिया, हिंदू सोशल ऑर्डर्स, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म एंड हिलीशन ऑफ कॉस्ट। सबसे प्यारी किताब है, इसको पढ़िएगा, टाइम मिलेगा तो मैं हर स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कभी भी लाइफ में टाइम मिलता है तो ये किताब को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत लाइफ चेंजिंग किताब है। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। अब उनके सोशल थॉट थे, क्या थे? एक बंदा है, अपने विचार रखेगा, विचार रखने के लिए तर्क देना होगा उसको, तभी तो उसके विचार को मान्यता मिलेगी, अन्यथा तो हर कोई सोचता है, आप भी सोचते, मैं भी सोचता हूँ भारत को ऐसे हो जाना चाहिए, MBPSC को ऐसे कर लेना चाहिए। लेकिन उन विचारों को तर्कों के साथ रखना और समुचित वर्ग के द्वारा उसको स्वीकृत करना अपने आप को एक विचारक बनाता है। तो उनके सामाजिक विचार किस तरीके थे वो देखते हैं। सोशल ऑर्डर वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजियस नॉर्म्स, दे आर हिंदू चतुर्वर्णा। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म ह्यूमन राइट्स डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन सोशल ऑर्डर। उन्होंने कहा सामाजिक तबका है भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके हायरार्की है, लेकिन ये पूरी हायरार्की में मानवता कहीं से कहीं तक नहीं है। उन्होंने बोला क्यों नहीं है ऐसे भैया? तो उन्होंने बताया इस बात को, अकॉर्डिंग टू हिम हिंदू सोशल ऑर्डर नीदर पुट सोसाइटी एट सेंटर नॉर एक्सेप्ट इंडिविजुअल एट सेंटर, दस फेल टू द टेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी और जस्टिस नाम के टेस्ट को फेल करते हैं। अब उनने बोले भैया किस तरीके से तुम ऐसी बकवास कर रहे हो, तुमको कैसे अधिकार हो गया, किस तरीके से बोल रहे हो कि ये फेल हो रहा है हिंदू धर्म और इसमें ह्यूमनिस्टिक राइट को। उन्होंने बोले रुको भैया मैं बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम सोशल ऑर्डर हैज़ 3 प्रिंसिपल। ग्रेडेड इनइक्वलिटी, ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि जन्मजात इनइक्वलिटी वॉज अकम्पेन्ड बाय द हायरार्की एंड द ग्रेडेड एंटाइटलमेंट्स ऑफ द वेरियस राइट्स आर डिफरेंट क्लास। उन्होंने कहा कि जैसे कि ये जो हायरार्की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवाइड तो कर दियो, तो आप तो एक तो जन्मजात इसको बना रहे हो और दूसरी बात कि आप इनके काम को भी निर्धारित कर दे रहे हो पहले से कि ये काम ये करेगा। जैसे इंटाइटलमेंट्स इंक्रीजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अनटचेबल टू ब्राह्मण, सीधी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपके इंटाइटलमेंट्स, आपके राइट्स वो बढ़ते जाएंगे। फिर उन्होंने बोला दूसरा पॉइंट रखा कि बोले वर्नास वर बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज। सीधी बात, ये जितने भी ऑक्यूपेशंस थे ये इंडिविजुअल्स के को बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए गए थे और ये चेंज नहीं कर सकते थे। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोले थे क्लास असाइनमेंट वाज नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल मेरिट, इट वाज डिसाइडेड बाय बर्थ वाली बात थी। तो उन्होंने बोले ये पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी को तो सामने रखते ही नहीं, इसलिए ये फेल्ड है। उनके हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन दिया आइडियल सोसाइटी दैट शुड बी क्लासलेस एंड कास्टलेस। उन्होंने कहा आइडियल जो सोसाइटी है वो एक क्लासलेस और कास्टलेस होना चाहिए। अंबेडकर एडवोकेटेड अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल इज़ अ प्राइम कंसर्न। सीधी बात है, इस समाज में एक इंडिविजुअल का प्राइम कंसर्न होना चाहिए। जैसे कि अपन MPPSC की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को किसी भी प्रकार से आपकी चिंता नहीं है, इंडिविजुअल प्राइम कंसर्न नहीं है उनके लिए, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। इन आइडियल सोसाइटी रिलेशनशिप आउट टू बी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सब के बेसिस पे होना चाहिए। और उन्होंने बोले 3 प्रकार की लिबर्टी होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, लिबर्टी ऑफ स्पीच और लिबर्टी ऑफ एक्शन। तो 3 मार्कर बन जाएगा। अंबेडकर जी के हिसाब से 3 प्रकार की लिबर्टी कौन कौन सी है, तो आपको लिखना है मूवमेंट, एक्शन और स्पीच, मास। एबोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम विच लीड टू इक्वलिटी, उन्होंने बोले कास्ट सिस्टम खत्म करो और इक्वलिटी की ओर बढ़ो। दिस अप्रोच फॉर इक्वल सोशल अपलिफ्टमेंट इज डिप्रेस्ड क्लास वॉज एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और एजिटेशन। और अपलिफ्ट करने के लिए आपको लोगों को शिक्षित करना होगा, उनका संगठन बनाना होगा, और एजिटेशन मतलब आंदोलन करना होगा। जैसे MPPSC के लिए आंदोलन करते हुए छात्र होते ही नहीं है। बिहार में अग्निपथ स्कीम आई थी तो कितनी तरीके से बवाल हो गया, पूरी ट्रेन में जलाना चालू हो गए। एक प्रकार से वहाँ पे
कोचिंग्स वाले सामने आके बच्चों की हेल्प कर रहे थे और एक प्रकार से वॉइस बन रहे थे। हमारे इसमें बड़े बड़े बिग कोचिंग फर्म्स, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार के सामने आने से लोगों को समझ आगे बढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट्स भी उस लेवल का यूनियन नहीं दिखा पाते जो दबाव बने उनके सामने। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनकी, 3 मार्कर में बन जाएगा। 1920 में मूक नायक मराठी वीकली इन्होंने लिखे, जिससे क्या हुआ, वॉइसेस मिली डिप्रेस क्लास को और उनके राइट्स के लिए उन्होंने लड़ा। फिर बहिष्कृत भारत एक न्यूज़पेपर लिखा उनने। फिर बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में इन्होंने लिखा अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। समाज समानता संघ 1927 में आया। फिर महाज सत्याग्रह 1927 में बना। अनटचेबल्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम चौदवार टैंक से, मतलब अनटचेबल्स को पानी पीने नहीं मिलता था चौदवार टैंक से, तो वो खुद, मतलब वहाँ पे एक पिक्चर बनती है कि एक तालाब रहता है, वहाँ पे कुत्ता तक पानी पी रहा है और अनटचेबल्स को अलाउ नहीं होता। तो इस तरीके से डिपिक्ट किया गया था महाज सत्याग्रह पे। फिर उन्होंने चौदवार टैंक में जाके महाराष्ट्र पे पानी पिया और ये महाज सत्याग्रह के तहत लोगों को पानी पीने के लिए अनटचेबल्स को मौका मिला। फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और एक रिपब्लिक पार्टी बनाया। तो 3 मार्कर में डाल देगा और पूछ लेगा ये की चीज़ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ किससे रिलेटेड है 2 से 3 लाइन लिखने के लिए। फिर अंबेडकर जी की कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में रहे हैं, मार्जिनाइज सेक्टर के लिए रहे हैं, फंडामेंटल राइट हैं। फिर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आरबीआई का कॉन्सेप्चुलाइज इन्हीं ने किया था, है ना। सेक्युलरिज्म की बात करें, वुमेंस के अपलिफ्टमेंट की इन्होंने बात करी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो चेयरमैन ड्राफ्टिंग, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया हूँ। मेन एरिया क्या, फंडामेंटल राइट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 32 पे काम कर दिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर बात करें, है ना। फिर उसके बाद कास्ट के ऊपर उन्होंने क्या बोले, तो फिर सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, डेमोक्रेसी के ऊपर जो अपन ने पीछे बहुत सारी बातें करी हैं उस पर ध्यान देना है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट चलती है गांधी के थॉट पे और अंबेडकर के थॉट पे। खैर मैं भी इस कंक्लूज़न पे तो नहीं आया कि इसका थॉट क्या सही है। कई जगह मेरे को गांधी जी सही लगते हैं, कई जगह अंबेडकर जी सही लगते हैं, लेकिन मैं इस कंक्लूज़न में तो थोड़ा बहुत आ ही गया हूँ कि आदमी को शिक्षित किया जाए तो हर तरीके से वो चीज़ों को समझ सकता है। तो एजुकेशन ही एकमात्र सलूशन है जिससे हम लोगों को लिबरल कर सकते हैं और उनकी थॉट प्रोवोकिंग को, क्षमता को, और एक प्रकार से रैशनल थिंकर बना सकते हैं। तो एजुकेशन, और वो एजुकेशन भी वैसी ही जिसमें आदमी क्वेश्चन करे थी, ये है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। हर मान्यताओं पे क्वेश्चन करके ही आप आज़ाद अपने विचारों को कर सकते हैं। तो गांधी जी कहते थे सोशल रिफॉर्म शुड अपलिफ्ट द पोजीशन ऑफ अनटचेबल्स। उन्होंने बोले कि सामाजिक हम रिफॉर्म्स करेंगे सामाजिक तौर पे तो हम उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। सामाजिक किस तरीके से विकास हो जाए, घर, कपड़ा, इस शिक्षा। लेकिन अम्बेडकर जी बोलते हैं सोशल रिफॉर्म से कुछ नहीं होना भैया, पॉलिटिकल राइट दो। जब तक वो खुद ही लॉ नहीं बनाएंगे अपने लिए, पॉलिटिकल राइट ही नहीं मिलेंगे, तो कौन उनके लिए करने आएगा, क्योंकि बाकी लोग को तो अपने स्वार्थ से मतलब है, इसलिए इनको पॉलिटिकल राइट पे डाल। फिर अनटचेबली कैन बी रिमूव्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग हिंदू रिलीजन। उन्होंने बोले हिंदू रिलीजन में हम लोगों को मॉरलिटी सिखाओ, इथिकल एजुकेशन दिखाओ, लोगों से मिंगल होना सिखाओ, कंपैशन जगेगा। तो हम हिंदू रिलीजन को डिमीन करने से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोले नहीं, हिंदू रिलीजन पूरी तरीके से गलत है, वो तो क्या कहते हैं कि आदमियों को बीच में रखता ही नहीं है, सोशल जैसे ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर तो है ही नहीं, क्योंकि ग्रेडेड इनइक्वलिटी तो है ही। सेल्फ इनलाइटनमेंट इरेडिकेट द अनटचेबल। उन्होंने बोले सेल्फ इनलाइटनमेंट, आदमी खुद जगेगा, चेतना का विकास होगा, शिक्षित होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, है ना, क्वेश्चन करेगा अथॉरिटी पे, तो उससे भी अनटचेबिलिटी जाती है। उन्होंने बोले इनलाइटनमेंट से कुछ नहीं होना। उन्होंने बोले सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला होना चाहिए। नो सेपरेट विलेज फॉर रिक्वायर्ड। उन्होंने बोले सेपरेट विलेज नहीं होना चाहिए इन लोगों का, उन्होंने बोले होना चाहिए, क्योंकि उसी से डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड होगा, वो अलग रहने लगेंगे तो वहाँ पे उनको अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे दबके रहेंगे। सत्याग्रह शुड नॉट बी यूज्ड फॉर देयर ओन पीपल, दैट मीन्स हिंदू खुद के लिए सत्याग्रह का यूज़ नहीं करना चाहिए, खुद ही के जैसे लोगों के लिए उन्होंने बोले यूज़ करो। नॉट सपोर्टेड इरेडिकेशन ऑफ कास्ट, कास्ट को हटाने की बात नहीं करी, उन्होंने बोले पूरी तरीके से ख़त्म ही करो कास्ट सिस्टम को। लिटिल रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए इन्हें इंपॉर्टेंस दिए, इन्होंने नहीं बोले। नो रिजिड आइडियोलॉजी, इनकी आइडियोलॉजी रिजिड थी। ग्राम राज वॉज रामराज एंड द रियल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। उन्हें बोले इन विलेज नो इक्वलिटी एंड नो फैटर्निटी, इसलिए नो रामराज। इस तरीके से गांधी जी के विचारों के ऊपर और अंबेडकर के विचारों के ऊपर डिबेट करने के लिए 11 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं
वो है दीनदयाल उपाध्याय जी का थॉट है। दीनदयाल उपाध्याय जी का थॉट काफ़ी इसको बीजेपी बहुत इन्फ्लुएंस करती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो इनका जो थॉट है वो इंडिजीनियस टाइप का है। उनका ये कहना है कि ये एक इंडिया है और इंडिया का जो कल्चर है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे से इनग्रीव्ड हुआ है, तो हम कल्चर को पॉलिटिक्स से इंटीग्रेट करके लोगों को मास सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे जिसमें सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये यूपी में जन्मे थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ भारतीय जनसंघ एंड द फॉर रनर ऑफ बीजेपी। बीजेपी के इन्हें अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी क्वेश्चन तो आएगा व्हाट इज द, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है। 3 मार्कर में पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ दीनदयाल उपाध्याय एंड इट्स प्रेजेंट रिलेवेंस, ये भी पूछ लेगा। और एक मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ कि डज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मेक्स द इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया मास, कमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले समझते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है क्या, उनके थॉट क्या है। उन्होंने बोला विच डिफाइंड एज द क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर, मतलब जहाँ पे क्लास ना हो, कास्ट ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों के बीच में मतभेद ना हो। ही टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बहुत की वर्ड है, यही एक मर्म है एक प्रकार से हमारे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, एकांत मानववाद का। इसका कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस इंडियन कल्चर विथ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द नेशन, है ना। मतलब कुल मिला के हमारे कल्चर को किससे इंटीग्रेट कर दो, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैब्रिक से। इससे क्या होगा, कुल मिला के भारत अखंड बन जाएगा और इंटीग्रेशन होगा भारत की आइडियोलॉजीज का पूरे मास लोगों पे, एक प्रकार से मास इंटीग्रेशन हो जाएगा। ही प्रोवाइड द होलिस्टिक आइडिया ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। उनका कहना था सिर्फ आप इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली लोगों को अपलिफ्ट करने से अच्छा इनको स्पिरिचुअल फॉर्म में भी, और उन्होंने बोले कि सिर्फ पैसा दे देना एक मापदंड नहीं होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी का। इसमें लोगों को क्या कहते हैं, हैप्पीनेस जैसे इंडेक्स को भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि ये नेपाल में बहुत प्रोमिनेंट है ये वाला आइडिया। तो ये बोलते हैं ही इन्वेसाइज सिंथेसिस ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, वही मतलब उपभोग की चीज़ों एंड कॉशियस डिजायर टू ईच हैव अ रोल इन अचीविंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वाली बात कही। ऑल्सो एन इकोनॉमिक इंडेक्स कैन नॉट बी द सोल मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन और द हैप्पीनेस, सिर्फ पैसा ही आदमी का ये नहीं होगा। तो ये कुल मिला के हमको समझ में आ गया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में क्या हो गया। कुल मिला के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या हो गया, आदमी को सारे आयों में से जोड़ के रखना और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आदमी का अपलिफ्टमेंट होना, ये फिलॉसफी होगी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में। अब इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखते हैं। इन्होंने बोले ही विजुअलाइज इंडिया एज अ डिसेंट्रलाइज पॉलिटी एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी विथ विलेज एज अ बेस। उन्होंने कुल मिला के बोले भारत किस तरीके का देश होना चाहिए, अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए और उसकी पॉलिटी जितनी मास के पास होगी उतना अच्छा, जैसे कि 74th एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो चीज़ करा। ही स्पोक अगेंस्ट कास्ट पोलराइजेशन एंड आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग, आइडेंटिटी बेस्ड और पोलराइजेशन के अगेंस्ट थे। क्या पता इसको बीजेपी ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रही है या नहीं है। ही वॉन्टेड पीपल वाइल एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग पावर यूज जुडिशियस एंड इंटेलिजेंट मैनर, मतलब आपको वोटिंग राइट मिल रहा है तो इसको कॉमन सेंस के साथ यूज़ करिए, बेवजह बेवकूफ़ी भरे किसी को भी अपने क्षणिक लाभ के लिए किसी को वोट मत दीजिए, सोच समझ के आदमी को दिए। ये इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। क्या, आत्मनिर्भर भारत, डिसेंट्रलाइजेशन, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए और वोटिंग जब भी यूज़ करो तो कॉमन सेंस के साथ करो, वेगली मत करो क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट, अब वेलफेयर को लेके उनके क्या पॉलिटिकल थॉट थे, ही स्ट्रांगली बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी कंट्रोल बाय मासेस नॉट वेल्दी। उसके बाद एम्फेसाइज दैट पीपल्स वेलफेयर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। कुल मिला के ऐसा है, जनता के लिए के हितों के लिए चीज़ों को सोचना चाहिए, ना कि कुछ पूंजीपतियों के पास पैसा रहे, जैसे कि अडानी जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, अंबानी जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। ही प्लीडेड फॉर द डाइवर्सिटीज़ इन इकोनॉमी एंड सोशल फिलोसफीज अगेंस्ट सिंगल, मतलब कुल मिला के ऐसा डाइवर्स थॉट्स को इन्हें वेलकम करा, अलग अलग आइडियोलॉजीज, पीपल्स ओपिनियंस को वेलकम किया। उनके बाद इन्हें बुक कौन सी लिखी है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बुक लिखे। उसके बाद पॉलिटिकल डायरी, है ना, द टू प्लेन। फिर उसके बाद इन्होंने अंत्योदय का एक कंसेप्ट दिया। तो एक पूछ लेता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियोलॉजी ऑफ अंत्योदय बाय दीनदयाल उपाध्याय। तो ये इकोनॉमिक थॉट था और कुल मिला के वो बोले थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो लोवेस्ट से लोवेस्ट लेवल के आदमी का भी। विचारों का स्वराज भी दीनदयाल उपाध्याय ने ही दिया था। ये पूछ लेगा हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ विचारों का स्वराज,
तो उसमें आप लिखेंगे दीनदयाल उपाध्याय। तो इतना ही है, सिंपल ही है। मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे, लेकिन एक साइकी को समझो कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है। सब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट कहेंगे, लेकिन कुछ कल्चर की बात कह देंगे, कुछ बोलेंगे कल्चर जैसी चीज़ें ही नहीं होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपको पिक करते आना चाहिए कि एक कोई कीवर्ड पर्टिकुलर थिंकर के एसोसिएटेड क्या है। उसके बाद आ जाते हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भी एक प्रकार से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेटर थे, है ना, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले आदमी थे। उनका भी कुल मिला के ऐसा कहना चाहिए था कि कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ पर्टिकुलर लोगों के पास होना नहीं चाहिए, और इंडिया का डेवलपमेंट तभी होगा जब गरीब से गरीब आदमी भी सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। तो ये पैदा हुए थे 1910 में यूपी में। उसके बाद ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनके पिताजी रहे हैं। फिर कुछ लीडर्स ने इनको इन्फ्लुएंस करा, जैसे कि बोस, गांधी और टेलर ने। ये क्या करना चाहते थे, गांधीइज्म, गांधी की आइडियोलॉजी को और मार्क्स की आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को प्रपोज करती है, उसके साथ फिलॉसफी पढ़े थे इन्हें। बर्लिन भी गए थे और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी के लिए, है ना। और उसके बाद फर्स्ट सोशलिस्ट थिंकर रिफ्यूज्ड वेस्टर्न एंड रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म फॉर इंडिया। ही रिजेक्टेड बोथ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को भी रिजेक्ट करा। लोहिया का सोशलिज्म ये था, इक्वल रिलेवेंस टू कैपिटलिज्म प्लस कम्युनिज्म लीड टू न्यू ह्यूमन सोशलिज्म या फिर सिविलाइजेशन। इसीलिए इनको कहते हैं न्यू सोशलिज्म के प्रोपोगेटर भी माने जाते हैं, क्योंकि इनने कहा भैया वेस्ट की प्रॉब्लम वेस्ट की है, इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया की है, और इंडिया की प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी इंडिजीनियस होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। इसलिए इनने बोले कि नहीं, फालतू की बकवास नहीं करना है, इंडिया की प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली कैसे हमको पैसा पूंजीपतियों का भी चाहिए और मास तक भी पहुंचना चाहिए, इसलिए हमको कैपिटलिज्म की भी ज़रूरत है और कम्युनिज्म की ज़रूरत है। अब देखते हैं इनके सोशलिज्म या न्यू सोशलिज्म का जो सिद्धांत इनने प्रतिपादित किए हैं वो है क्या। समाजवाद के ये प्रोपोगेटर बिलीवर थे। ही इनविजन्ड सोशलिज्म एज अ न्यू सिविलाइजेशन। उन्होंने बोले समाजवाद ही एक प्रकार से न्यू सिविलाइजेशन है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हिज सोशोलॉजी आइडियोलॉजी वाज डेवलप इन द कंपनी ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, है ना, जेपी नारायण और अशोक मेहता की आइडियोलॉजी से एम्फेसाइज थी इनकी सोशोलॉजी। और ही एम्फेसाइज फिलोसफी ऑफ हिज सोशलिज्म वाज टू बिग वर्ड, इक्वलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। कुल मिला के कहना चाह रहे हो आप, समाज के अलग अलग वर्ग रहते हैं तो सबको बराबर ही मिलाओ और सबके प्रॉस्पर होना चाहिए, सबके पास पैसा धन होना चाहिए। तो कुल मिला के पूछ लेगा व्हाट आर द कोर फंडामेंटल ऑफ लोहियास पॉलिटिक्स ऑफ सोशलिज्म। तो कुल मिला के आप बता दो ना, इक्वलिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहते थे और क्यों इनने वेस्टर्न आइडियोलॉजी को रिफ्यूज़ करा और मार्क्स और गांधी को मिला के एक प्रकार से लोहिया का सोशलिज्म आया, है ना। उसके बाद एक ही क्वेश्चन बनता है, सप्त क्रांति क्या है ना, ये सप्त क्रांति, लेकिन 6 पॉइंट ऑफ सोशलिज्म देख लेते हैं, या फिर लोहियावाद भी इसको कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशलिज्म ऑफ राम मनोहर लोहिया, एक क्वेश्चन बनता है। तो उसमें ये बोलेंगे मैक्सिमम अटेनेबल इक्वालिटी, हमने देख ली वो कीवर्ड में था, फॉर द नेशनल इकोनॉमी, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए लोगों के पास, वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाना चाहिए, कुल मिला के जैसे यूएनओ बना है उस टाइप का, लेकिन कितने फेलियर हो गया, उसको तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, फिर नई फिर से बनाना चाहिए। फिर कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रैक्टिस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सीधी बात है, अब सरकार, हमारा सत्याग्रह करने का अधिकार तो है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। 4 पिलर ऑफ स्टेट होना चाहिए, सेंटर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, और रिजेक्टेड सेंटर स्टेट वाले आइडिया को इन्हें रिजेक्ट कर दी। इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच वुड बी कंसिस्टेंट विद दीज एम्स एंड प्रोसेसेस, ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोगों के मतलब हमारे इक्वलिटी प्रॉस्पेरिटी का जो एम है उसको फुलफिल करने के लिए है। तो ये लोहिया का सोशलिज्म हो गया, न्यू सोशलिज्म कहते हैं इसको, या लोहियावाद भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है सप्त क्रांति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहिया रिकमेंडेड 7-fold रिवोल्यूशन टू द फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी और इनजस्टिस और इनइक्वलिटी का फाइट करने के लिए उन्होंने सप्त क्रांति दिया। रिवॉल्टिंग फॉर इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमन, सीधी बात है, इक्वलिटी होना चाहिए मेन और वुमन की, इनने बोले। कलर, है ना, अबॉलिशन ऑफ कलर, ये कीवर्ड्स हैं, इस पे पॉइंट ऑफ करिए आप। इक्वलिटी हो गया, है ना, कलर हो गया, मतलब कलर बेस्ड इनइक्वलिटी के अगेंस्ट हो गए, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी के अगेंस्ट हो गए, है ना। नेशनल फ्रीडम, दैट मीन्स एंड इन फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी होना चाहिए। फिर इंडिविजुअल्स को थॉट की, मतलब एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता विचारों की होना चाहिए। और आप रिवॉल्ट कर सकते हो सरकार के अगर, सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए अगर सरकार तुम्हारी बात नहीं मान रही है तो। ये सप्त क्रांति हो गई, इक्वलिटी की बात हो गई, कलर की बात हो गई, कास्ट की बात हो गई, फ्रीडम हो गई, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हो गई, इंडिविजुअल के थॉट के ऊपर फोकस कर दिया और सिविल डिसोबीडियंस कह दिए। फिर कुछ बुक के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। इनकी ज़्यादा लिखी हुई बुक है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इंडिया, चाइना एंड नदन फॉन्ट,
और ये हमेशा याद रखना, ये इंग्लिश स्पीकिंग के अगेंस्ट थे। उनने बोले भारत में जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो कंसेप्ट है ये किसकी देन है, ये ब्रिटिश और हमारी एक प्रकार से ब्रिटिश डोमिनेंस की मानसिकता को दिखाता है। इसलिए हमें भारतीय भाषा और हिंदी भाषा को प्रतिपादित करना चाहिए और लोकल लैंग्वेज को, और उसी से रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। अंग्रेजी सीखने में तो युवा अपना जीवन लगा देता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट अगर उसको उसी की भाषा में मिलेगी तो वो बहुत आगे जाएगा, जैसे कि चाइना जा रहा है। इसलिए ये पॉइंट अपना नोट करिएगा कि अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन थे। और सरदार पटेल जी का पॉलिटिकल थॉट देखते हैं। ये बहुत समय से काफ़ी डिबेटेबल रहे हैं कि बीजेपी बोलती है, बीजेपी ने इनको अपना बना लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने के लिए उनका कुल मिला के मतलब था राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम, सर्वप्रथम राष्ट्र प्रथम इनकी आइडियोलॉजी थी। और ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि दुनिया सब क्या कहते हैं कि नेहरू जी के और इनके पॉलिटिकल थॉट में नेहरू जी ऐसा थोड़ा इंटरनेशनल आउटलुक रखना चाहते थे, और इनका मकसद था कि भैया सब गद्दार हैं, कोई मतलब नहीं इन पे ट्रस्ट करने से, और थोड़े बोले पहले अपना देखो, दुनियादारी भाड़ में जाए। क्लोज आइडियोलॉजी थी कि भारत के अंदर ही और हम व्यक्तिगत रूप से हमको स्वतंत्र होना है, इस तरीके की सोच थी। तो ये इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा हु इज़ नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। गुजरात में जन्म हुआ था, पहले होम मिनिस्टर थे और पहले डिप्टी PM भी थे। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को इनका बर्थडे नेशनल यूनिटी डे के नाम से माना जाता है, और 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अब इनके बाद इनका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि द पॉलिटिकल थॉट ऑफ सरदार पटेल एंड हिट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडिया, इन वाई डोंट यू थिंक सरदार पटेल इज़ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लेते हैं इनने किस किस क्षेत्रों में क्या क्या काम किए। सबसे प्रबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, है ना। इनने 565 प्रिंसली स्टेट रियासतों को इंडिया से मिलाया। 3 के साथ दिक्कत जारी थी, बाकी सब तो बेचारे ईमानदारी से मिल गए। तो जम्मू कश्मीर में दिक्कत आया तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ, जनमत संग्रह, इसमें नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी। हैदराबाद में मिलिट्री ऑपरेशन पोलो चलाए, अमीर उस्मान अली खान थे वहाँ पे, माने नहीं थे तो यहाँ पे फोर्स का यूज़ करे, यहाँ पे जनमत संग्रह का करे और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन का करे। फिर कश्मीर को लेके इन्होंने क्विक एक्शन लिए, कश्मीर और लक्षद्वीप में, देयर बाय फेसिंग बैक टू द पाकिस्तानी फोर्सेज फ्रॉम कसिन एंड इंटीग्रेटिंग लक्षद्वीप इन इंडिया। मतलब बहुत फास्ट एक्शन लिए कश्मीर को लेके, वो तो फोर्सफुली एक्वायर कर लिया, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया वो वाला ये रीजन, जैसे कि ये भारत का नक्शा है। तो ये जो इतना वाला जो इनने एक्वायर कर ली, वरना वो तो उनने मतलब धोखा छल कपट के साथ करे, वरना कश्मीर जो पूरा मिला उनमें उनका प्रबल दावेदारी और प्रबल कारण था कश्मीर इंडिया से इंटीग्रेट हुआ, उसके लिए सरदार पटेल जी के कारण। फिर इनको बोला जाता है मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज इस्टेब्लिशेड ऑल इंडिया सर्विसेज कॉल्ड, इसलिए इनको बोला जाता है पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट, है ना। और क्या कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो आई हैं, जैसे ये अपनी IAS IPS और IFS, जो उसके पीछे का कारण ही सरदार पटेल जी की इनपुट्स थे। माइनॉरिटी को राइट इन्होंने दिलाए, फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ के, उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। कोऑपरेटिव खेड़ा मिल्क, है ना, और ये अमूल वमूल गुजरात में जो आया था सेल्फ, क्योंकि वो चाहते थे आत्मनिर्भर बने भारत, तो ये सहकारिता के इसमें कोऑपरेटिव और क्या कहते हैं कि खुद का धंधा हो लोगों के बीच में, जिसमें क्या कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रतिपादित इन्होंने किया। चाइना के डेंजर को इन्होंने बहुत जल्दी समझ लिए थे और हमेशा से कंसर्न था बॉर्डर सिक्योरिटी। तो सरदार पटेल जी के पॉलिटिकल थॉट में इतना कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब खास इन द सेंस ऐसा कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है इनकी कि जैसे सप्त क्रांति दी हो, है ना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जैसा कोई एक फिक्स वर्ड नहीं है। ये कुछ मतलब सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट में उन्होंने काम किए, तो इस बेसिस पे अपन आंसर लिख देंगे। उसके बाद अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के थॉट्स को। जवाहरलाल नेहरू जी का थॉट बाकी पॉलिटिकल थिंकर से अगर कंपेयर करें तो इसमें ऐसा था कि वर्ल्ड आउटलुक ज़्यादा था, है ना, वर्ल्ड थिंकिंग के हिसाब से वो काम करते थे। तो उन्होंने कुछ बुक्स लिखे हैं, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर टू नेशन एंड ऑटोबायोग्राफी थ्रू आउट फ्रीडम। फिर उनके बाद देखते हैं इनके आइडिया नेशनलिज्म को लेकर क्या थे। ये यूनिटी ऑफ इंडिया पे बिलीव करते थे, है ना, कल्चर प्लूरलिज्म हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे कल्चर संस्कृति हो, है ना। उसके बाद फैनेटिकल मतलब कट्टरवादी नेशनलिज्म ना हो, पैट्रियटिज्म और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हो, और कुल मिला के स्वराज हो, है ना। एम कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, इसलिए तो 1929 में लाहौर की अध्यक्षता करे और पूर्ण स्वराज की मांग वहाँ से उठी।
फिर उसके बाद डेमोक्रेसी को लेके उनके क्या थॉट थे, है ना। चैम्पियन इनको कहा जाता है, चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नाम से, है ना। ब्लेंड ऑफ लिबरल और टोटलिटेरियन थॉट थे, मतलब ऐसा है कि हमको वर्ल्ड आउटलुक में भी देखना है, सिर्फ भारत की आइडियोलॉजी में सीमित होकर नहीं देखना है, हमें वर्ल्ड आउटलुक में भी देखना है और पूरे संपूर्ण तरीके से, टोटलिटेरियन तरीके से हम चीज़ों को समझना होगा। डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, उन्होंने इस बात को माने। स्पिरिचुअलिज्म ऑफ सोशल प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कुल मिला के उन्होंने बोले कि हम लोकतंत्र को कैसे फैलाएंगे, मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, तो उसमें उसका कारण था स्पिरिचुअलाइजेशन होना चाहिए। स्पिरिचुअलाइजेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल थॉट की फ्रीडम और अलग अलग डायनामिक्स के थॉट्स हैं उनको वेलकम करना। कंबाइंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को इन्होंने कंबाइन कर दिया, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 में दिए। फोकस ऑन फ्रीडम ऑफ पीपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इस सब चीज़ों में इस तरीके की डेमोक्रेसी हुई। फिर उसके बाद व्यूज़ ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं कि क्रिएटिविटी बढ़ती है स्टेट, और स्टेट का कोई राइट नहीं है कि आदमी की व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करे। कहते हैं ना वो अपने फंडामेंटल राइट नहीं है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, ये सब चीज़ें इन्हीं के थॉट का एक प्रकार से रिफ्लेक्शन है वो फंडामेंटल राइट में। फ्रीडम, उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम के बाद इक्वलिटी में बोले इक्वलिटी सबके लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए, फेथ एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। और ये चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो, है ना। कि वाई उन्होंने पार्लियामेंट्री, क्योंकि इंडिया का कल्चर और ब्रिटिश रूल, भारत का कल्चर जो है बहुत डायनामिक है और इंडिया में ब्रिटिश ने बहुत सालों से राज करा है, तो इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से बहुत अच्छे से मिंगल्ड है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मोर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, पीपल की डिमांड हो। पार्लियामेंट्री यानी पीडी का मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सपोर्ट कैबिनेट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इंक्लूड ईच स्टेट एंड कम्युनिटी, जो कि अभी है ना। और फिर रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट पोजीशन एज अ फ्रेंड, गाइड एंड नॉट मास्टर। एग्जाम्पल, हिंदू कोड बिल में राजेंद्र प्रसाद ने हाँ कहा था, नेहरू जी ने ना कहा था, इसलिए मतलब ये एक प्रकार है कि उस मतलब प्रेसिडेंट की भी पॉइंट ऑफ व्यू को हमको ध्यान रखना है। डिसीजन बैलेंस हो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। रिकॉग्नाइज रोल ऑफ अपोजिशन, मतलब लोहिया, कृपलानी जैसे ये अपोनेंट लीडर थे, उनकी बात को भी ये मानते थे। फिर उसके बाद आउटसाइड पार्लियामेंट्री लीडर को भी उन्होंने, जैसे जयप्रकाश नारायण हुए, विनोबा भावे, ये पार्लियामेंट्री लीडर नहीं थे लेकिन उनकी भी आइडियोलॉजी को इन्होंने बहुत सम्मान दिया, इसलिए भूदान करके इन्होंने इस चीज़ को प्रतिपादित किया। फिर उन्होंने पीरियोडिक इलेक्शन पे भी फोकस करा। फिर इनका सोशलिज़म किस टाइप का था, जो आइडिया ऑफ सोशलिज़म नेहरू का जो था उसमें मेजर फोकस था कि ऑल पीपल इक्वल, सबके पास इक्वल मनी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, इस तरीके का सोशलिज़म था। वन वे टू एंड प्रॉपर्टी, उनका मानना था ये सोशलिज़म से ही हम प्रॉपर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, बिना इसके डेमोक्रेसी नहीं है। नो एब्सोल्यूट स्टेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई भी उत्पादन हो रहा है उसमें स्टेट का पूरी तरीके से अधिकार नहीं होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअल का अधिकार हो। फोकस ऑन द प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरीके का उनका सोशलिज़म था। पूछ सकता है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू का सोशलिज़म किस टाइप का था। फिर इंटरनेशनल व्यू किस तरीके का था, मतलब ये इंटरनेशनल आउटलुक किस तरीके का था उनका। ही वॉज बोथ नेशनलिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट, मतलब नेशनलिस्ट तो थे, राष्ट्रवादी तो थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, अमेरिका और यूएसएसआर उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर बन के उभरी थी, तो इन्होंने बोले थे हमको किसी के साथ नहीं रहना। इसका एग्जांपल अभी यूएस और यूक्रेन वॉर से भी समझ में आ गया कि हम किसी के साथ नहीं हैं। इंटरनेशनल फोरम की बात कर रहे थे कि एक प्रकार से एक कैबिनेट होना चाहिए जहाँ पे बाकी देश आके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें डायलॉग्स के थ्रू। नैरो नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे। प्लानिंग कमीशन इन्हीं की वजह से इंडिया में कंसेप्चुलाइज हुआ था। वर्ल्ड फेडरेशन और वर्ल्ड रिपब्लिक को विजुअलाइज इन्होंने किया था। उसके बाद पंचशील समझौता इन्होंने चाइना के साथ किया था 1954 में। नेहरू जी और चाउ इन लाई के बीच पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे, म्यूचुअल सोवर्जिनिटी रहे, लेकिन 1962 में क्या कहते हैं कि चाइना ने अटैक करके ये पंचशील समझौता वहाँ से रद्द हो चुका था। तो इस तरीके के डिफरेंट थॉट रहे इनके, पॉलिटिकल थॉट, पंचशील एग्रीगेशन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। उसके बाद आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, तो ये एक इनकी ग्रेवी बना के आपको समझना होगा कि क्या पॉलिटिकल थॉट है उनका। फिर आगे बढ़ जयप्रकाश नारायण के पॉलिटिकल थॉट को समझने से पहले समझते हैं कि इनकी जो थिंकिंग है, पॉलिटिकल थिंकिंग कैसी रही। तो इनका बैकग्राउंड,
देखो 1902 में ये सीता बार्डी यूपी में पैदा हुए। फिर उसके बाद 1922 में यूएसए चले गए हायर एजुकेशन के लिए। फेवरेट सब्जेक्ट सोशोलॉजी रहा, किसके अंदर, एडवर्ड रॉस के। तो देखो यहाँ पे सामाजिक विचार सोशोलॉजी किस तरीके से समाज को इक्वलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनके डीप डाउन इनग्रेंड था, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन जैसे लीडर्स को। फिर इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा, मार्क्स का, एम एन रॉय का, लेनिन का और ट्रॉट्स्काय का। फिर 1929 में भारत आ जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं नेहरू जी के इनविटेशन पे। फिर वेरी एक्टिव ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1932 में इम्प्रेजेंट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। फिर ड्यूरिंग इम्प्रेजेंट ही मेट राम मनोहर लोहिया। फिर सोशलिस्ट माइंड के दोनों थे, मिल गए। फिर आफ्टर हिज रिलीज फाउंडेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। फिर 1947-53 पे जेपी वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, लार्जेस्ट लेबर यूनियन था। फिर 1948 में लेफ्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर बिकम द मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, है ना, 1952 में। फिर आफ्टर ही लॉस्ट पार्टी इंटरेस्ट एंड इन मतलब पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है उससे इंटरेस्ट इनका हट गया। फिर भूदान मूवमेंट में विनोबा भावे के साथ ये जुड़ गए। तो इस तरीके से रहे। फिर 1959 में इनने आर्ग्यू करा फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय द मीन्स ऑफ 5 टियर हायरार्की, जिसमें विलेज था, ब्लॉक था, डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट था और यूनियन था। तो इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्रपोज करे। तो कुल मिला के ये कह रहे थे कि मैंने पूरी दुनिया घूम लिया, है ना, भारत के ढांचे को भी देख लिया, प्रशासनिक साँचे को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ये पूरी तरीके से बकवास हो गया। क्योंकि क्या इसने गरीबी ख़त्म करा भारत में, क्या इसने इक्वलिटी लाई, क्या लैंड सबके पास बराबर है, नहीं ना। तो इसको ख़त्म करो, पूरे इंस्टीट्यूट को ख़त्म करो और नई तरीके से हमको भारत की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना होगा। फिर इनकी कंट्रीब्यूशन किस तरीके के रहे, ठीक है, वो देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण वांटेड ग्रास रूट लेवल टू बी द सेंटर ऑफ द वेलफेयर, मतलब ज़मीनी स्तर पे जो भी बदलाव होगा वो हमारे वेलफेयर का केंद्रीय रहेगा। तो प्री इंडिपेंडेंस के पहले इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ये देखते हैं। फॉलोड गांधी इन क्विट इंडिया मूवमेंट, इस्टेब्लिश कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मार्क्स फॉलोअर्स हु एक्सेप्टेड वायलेंट वे ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब उन्होंने बोले उग्रवादी हो तभी ये सुनेंगे, क्योंकि पिटीशन हो करके ये मानते नहीं, इसलिए गांधी का सत्याग्रह और मार्क्स का क्या कहते हैं रिवोल्यूशन, इसको मिला के इनने अपना एक फार्मूला निकाले सोशलिज्म में चेंज लाने का। फिर उसके बाद इन्वॉल्वमेंट इन किसान सभा मूवमेंट, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने स्टार्टेड सर्वोदय मूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अक्रॉस कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर। विनोबा भावे के भूदान में सपोर्ट करा, टोटल रिवॉल्यूशन लाया उन्होंने। फाउंडेड पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज PUCL in 1976 to uphold civil liberties. Contribution in constructive opposition in both inside and outside, इसी वजह से इनको 1999 में भारत रत्न भी मिल गया। इनके द्वारा बुक लिखी गई है ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन और वाई सोशलिज्म, ये 2 बुक लिखी गई है। फिर उनके बाद इन कुछ सोर्सेज से इनके बारे में पता चलता है इनके सोशलिज्म के, कि इन्होंने आर्टिकल लिखा था माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। तो कोई पूछ सकता है JP नारायण का सोशलिज्म किस टाइप का था। कोऑपरेटिव फॉर्म रन बाय विलेज पंचायत, मतलब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो ग्राम की पंचायतों के द्वारा चलाई जाए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ओन एंड मैनेज बाय कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के द्वारा इंडस्ट्रीज़ को मैनेज और उनको ओन किया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑर्गेनाइज अंडर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, मतलब जो लोग मिलके आए हैं उनके द्वारा ही मैनेज किया जाए हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्टेट का रोल होगा लिमिटेड और डेमोक्रेटाइज्ड होगा, जितना लोकतांत्रिक होगा स्टेट का रोल उतना अच्छा है। फिर उन्होंने बोला सर्वोदय का आइडिया प्रोपोगेट करा। इनका सर्वोदय का जो आइडिया था वो बारोड बाय गांधी, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन फोकस था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी थी और इग्लिटेरियन सोसाइटी जिसमें सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, है ना। इन्होंने फोकस करा कुल मिला के एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे लोगों को सही तरीके से जो वेलफेयर होना चाहिए वो हो नहीं पाता। इफ़ गवर्नमेंट एग्जिस्ट पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज, मतलब अगर सरकार रहती भी है तो वो डिसेंट्रलाइज होगी। इनके डायमेंशन सर्वोदय के सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे रहे। तो सामाजिक स्तर पे इन्होंने बोला द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जस्टिस और इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। सोसाइटी शुड सीक वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, मतलब उन्होंने बोले ना ग्रास रूट लेवल तक चीज़ें आना चाहिए, किसी एक तबके तक चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमको सोल्यूशन खोजना होगा। और बेस्ड ऑन वॉलेंटरिज्म, मतलब सेल्फलेस यूथ रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी, मतलब हमको ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो स्वार्थ छोड़कर वॉलेंट्री, मतलब खुद ही स्वयं की इच्छा से वहाँ पे काम करना चाहे सामाजिक स्तर पे। फिर पॉलिटिकल स्तर पे क्या रहा, बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पंचायती राज को भी इन्होंने
फोकस करा। इन्होंने बोला लोक नीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ पीपल एंड लोक शक्ति पावर ऑफ पीपल, इस चीज़ में इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है। इकोनॉमिक में कुल मिला के वही बोला कि भैया जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं इंडस्ट्रीज़ हैं पीपल ओन करना चाहिए। इस्टेब्लिश्ड अ बैलेंस एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक सेटअप, नो रिच पुअर गैप होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज अ इकोनॉमिक प्रैक्टिस होना चाहिए। आर्ग्यूड फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए कि हम अपने अपने रिसोर्सों को कलेक्टिव होकर लेके मास लैंड मास में हम काम कर सकते हैं। एडवोकेट गांधी आइडिया ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वही गांधी जी की बात को इन्होंने एडवोकेट किया। ऑल्सो एडवोकेटेड हैवी इंडस्ट्रीज। हाउ सर्वो द इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को हम, अब ये पूरी बात तो मैंने कह दिया सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम करेंगे उसको लोगों को पढ़ा लिखा कर। फिर उन्होंने एक कंसेप्ट भी कहा था, राजनीति संत का एक कंसेप्ट है, संत राजनीति के नाम से भी इन्होंने एक कंसेप्ट को प्रतिपादित किया था। उसमें कुल मिला के ये कहा गया था कि पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट नहीं रहेगी, जितना हो सके लोगों के पास सत्ता रहेगी। टोटल रिवॉल्यूशन मतलब पूर्ण रूप से क्रांति की कहाँ से किससे अडॉप्ट किया था, विनोबा भावे से। इसके गोल किस लेवल पे थे, सामाजिक स्तर पे थे, इकोनॉमिक स्तर पे थे, पॉलिटिकल स्तर पे थे, कल्चरल लेवल पे थे, स्पिरिचुअल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर और थॉट और इंटेलेक्चुअल लेवल पे। वांटेड डिसेंट्रलाइज ऑल पावर इन द हैंड ऑफ मासेस, मतलब कुल मिला के जितनी भी सत्ता है लोगों के हाथ में होना चाहिए। एट पॉलिटिकल लेवल वो क्या करते थे, डिस्कार्डेड द रूल ऑफ गवर्नमेंट को रूल को ख़त्म करो। अगेंस्ट द पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए था। ही वांटेड न्यू काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम अभी जो है उसको भी हमको बदलने की ज़रूरत है, ये कहते थे। ही वांटेड टू डिसॉल्व ऑल लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ इंडिया, जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी है भारत की उसको डिसॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फेल्ड हो गई हैं अपलिफ्टमेंट में लोगों के, अभी तक इक्वलिटी हुई नहीं, तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आर्थिक स्तर पे इन्होंने कंसंट्रेशन किया था कि बोले थे कि जितनी भी सत्ता है कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमी को फिर से रिकास्ट करने की ज़रूरत है और मिक्स्ड इकोनॉमी को फोकस करा था। फुलफिल द बेसिक नीड, कुल मिला के उनका मेन फोकस था रोटी कपड़ा और मकान। संपत्ति दान का आइडिया फोकस करा था उन्होंने और सोशलाइजेशन ऑफ मास किया था। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसे कोऑपरेटिव कंसेप्ट जिसमें लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हैं उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया था और वॉलंटरी एसोसिएशन बनाने की इन्होंने मांग की थी। मतलब कुल मिला के स्वैच्छिक रूप से लोगों को आगे आगे संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के आइडियोलॉजी को हमें आगे बढ़ाने की बात कही थी। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण के भी थॉट ख़त्म होते हैं। तो इम्पोर्टेंस ये है पॉलिटिकल थॉट में कि एक लीडर को पकड़िए, उसकी कैसे सर्कमस्टांसेस थे, किस टाइम पीरियड में वो आया और क्या सोचता था वो, उस चीज़ पर फोकस करिए, ना कि क्रैमिंग करने लग जाइए एक एक लाइन को। खुद से आप पॉइंट्स बना पाएंगे अगर एक बार आप पॉलिटिकल थिंकर की साइकी को समझ गए तो। थैंक यू सो मच।